अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल सिविल पावर के चौथे हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो मज़ा, सस्पेंस और फाइटिंग से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मीर्जा प्रमोद के जहन में रोशनी का नुक्ता सा चमका और फिर वो नुक्ता बदतदरीज फैलता चला गया। चंद लम्हे वो लाशौरी अंदाज में आंखें झपकाता रहा, फिर जैसे उसका शौर जागा वो बेइख्तियार चूक पड़ा। वो हॉलनुमा कमरे में मौजूद एक आहनी कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ पुष्ट की तरफ बंधे हुए थे। रस्सी उसकी गर्दन और उसके जिस्म के गिर्द होती हुई टांगों तक चली गई थी और उसकी टांगों को भी कुर्सी के पायों के साथ बांध दिया गया था, जबकि आहनी कुर्सी के पाए जमीन में फिक्स थे। मिर्जा प्रमोद ने देखा कि दाएं बाएं उसके साथी भी इसी तरह आहनी कुर्सी में बंधे हुए थे। इन चारों के सर ढके हुए थे और वो बददस्तूर बेहोश थे। दाएं तरफ लेडी ब्लैक और लाटोश था, जबकि मेजर प्रमोद के बाएं तरफ कैप्टन नवाजिश और आफताब सईद बंधे हुए थे। मेजर प्रमोद को याद आ गया था कि वो जिस रिहाइश गाह में थे, इस कॉलोनी में आफताब सईद ने कर्नल स्कारनू को देखा था। उसने कहा था कि JB3 इस कॉलोनी में पहुंच चुकी है और वो इस कॉलोनी की तलाशी ले रहे हैं। आफताब से उन्हें वहां से किसी दूसरी जगह ले जाने ही लगा था कि अचानक रिहाइशगाह के लॉन में उन्होंने यक्के बाद दीगरे कई धमाकों की आवाज़ें सुनी थीं। फिर मेजर प्रमोद को यूं महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में कोई जहरीला कीड़ा घुस गया हो। उसने उसके दिमाग के किसी रग को काट लिया हो और उसके साथ ही मेजर प्रमोद बेहोश होकर गिर गया था। मेजर प्रमोद को ये तो अंदाज़ा हो गया था कि उसने रिहाइशगाह से जो ट्रांसमीटर कॉल की थी, इस कॉल को यकीनन रेडियो सेक्शन ने सुन लिया होगा और इससे KGB3 ने इस ट्रांसमीटर की लोकेशन मालूम कर ली होगी और वो फौरन इस कॉलोनी में आ धमके होंगे। मगर आफताब सईद के कहने के मुताबिक जिस तरह वो कॉलोनी के दूसरे घरों में चेकिंग कर रहे थे, इन्हें अचानक कैसे मालूम हो गया था कि बल्गानिया के एजेंट इस रिहाइशगाह में मौजूद हैं। रिहाइशगाह में दाखिल होकर पूछगिछ करने की बजाय उन्होंने रिहाइशगाह में गैस बम फेंक दिए थे। इसके अलावा मेजर प्रमोद ये भी सोच रहा था कि अगर वो इसके साथ ही वाकई कर्नल स्कारनू की हिरासत में है तो इन्हें कहाँ लाया हुआ होगा। कमरे में दूसरे सामान के साथ साथ साइड के दीवारों पर अजीबोगरीब मशीनें भी मौजूद थीं जो ऑफ थीं। इसके अलावा कमरे के चारों कोनों में दो दो मशीन गन बरदार खड़े दिखाई दे रहे थे। कमरे का एक ही दरवाजा था जो बंद था। लगता है कर्नल स्कारनू हमने अपने हेडक्वार्टर में ले आया है, मेजर प्रमोद ने मशीन गन बरदारों और कमरे की साख को देखकर बड़बड़ाते हुए कहा। उसे होश में आते देखकर इन मुसल्लह अफराद के चेहरों पर कोई रद्द अमल जाहिर न हुआ था। अचानक मेजर प्रमोद ने दाएं तरफ से एक कराह की आवाज सुनी तो उसने चूक कर देखा तो लाटोश के जिस्म में हरकत हो रही थी। शायद वो होश में आ रहा था। चंद ही लम्हों बाद उसे होश आ गया तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? कौन लाया है हमें यहाँ? उसने अहमकाना अंदाज में मेजर प्रमोद की तरफ देखते हुए कहा। तुम कब्र में हो और तुम्हें यहाँ लाने वाला जाहिर है मौत के फरिश्ते ही हो सकते हैं, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। कब्र में? अरे बाप रे, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने शादी भी नहीं की थी, फिर मैं इतनी जल्दी कब्र में कैसे पहुंच गया, और वो भी मुश्तरका कब्र में? लाटोश ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। एक साथ मरने वालों की कब्रें मुश्तरका ही बनाई जाती हैं, मेजर प्रमोद ने कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी अभी मरने की उम्र तो नहीं थी। अगर वाकई हम मर गए हैं और मुश्तरका कब्र में हैं, तो इस तरह हमें बांधा क्यों गया है? और ये कौन है? ये कब्र में हिसाब किताब लेने वाले रिश्ते तो नहीं लगते, लाटोश ने कहा। हो सकता है, मेजर प्रमोद ने कांधे उचकाते हुए कहा। तो उसी में लेडी ब्लैक और फिर बारी बारी कैप्टन नवाजिश और आफताब सईद ने भी आंखें खोल दी। इनकी हालत भी होश आने पर लाटोश से मुख्तलिफ न हुई थी। ये कौन सी जगह है? हमें यहाँ कैसे आ गए हैं? लेडी ब्लैक ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे ये सब मेरे कहने पर हुआ है, मेजर प्रमोद ने मुंह बनाकर कहा। वो सब मुसल्लह अफराद के वहां होने के बावजूद अपने जिस्मों को इस तरह झटक देने लगे थे जैसे वो रस्सियों को तोड़कर आज़ाद होना चाहते हों। अलबत्ता मेजर प्रमोद इत्मीनान भरे लहजे में बैठा था। उसे गर्दन घुमाकर पीछे मौजूद मुसल्लह अफराद को देखा। वो इन्हीं की तरफ मतवज्जा थे। मेजर प्रमोद के हाथ एक दूसरे फासले पर थे। इन्हें आपस में जोड़कर इन्हें बांधा गया था और मेजर प्रमोद को अंदाजा हो रहा था कि अगर इनके हाथ खुल जाएं तो वो जिस्म से लिपटी हुई बाकी मादा रस्सी को आसानी से खोल सकता है। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और दो अफराद तेज तेज चलते हुए अंदर आ गए। इन्हें देखकर मेजर प्रमोद एक तवील सांस लेकर रह गया। आने वाले कर्नल स्कारनू और मेजर गुरुंग थे जो इन्हें एयरपोर्ट पर मिल चुके थे। इन दोनों के चेहरे खिले हुए थे। खासतौर पर कर्नल स्कारनू का चेहरा खुशी और मसरत से दमक रहा था।
होश आ गया तुम सबको? कर्नल स्कारनो ने मेजर प्रमोद और इसके साथियों को देखते हुए कहा। अभी कहाँ होश आ गया होता तो हम खुशी से बेहोश ना हो गए होते, लाटोश ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। तुम हो मेजर प्रमोद, बल्गानिया के डी एजेंट। कर्नल स्कारनो ने लाटोश की बात ध्यान न देते हुए गहरी नजरों से मेजर प्रमोद को देखते हुए कहा। मेजर प्रमोद, डी एजेंट कौन? मेजर प्रमोद, किसकी बात कर रहे हो? मेजर प्रमोद ने हैरत भरे लहजे में कहा। गुड, अदाकारी अच्छी कर लेते हो, कर्नल स्कारनो ने मुस्कुराते हुए कहा। अदाकारी तो मेरा शौक है। हाय काश के मैं अदाकार होता तो किसी बहुत बड़ी फिल्म कंपनी का हीरो ना होता। हीरो ना होता तो कम से कम किसी सर्कस का जोकर जरूर होता, और जोकर होता तो हंसता हंसा कर तुम्हारे पेट में बल डाल देता, लाटोश ने अपनी जुबान चलाते हुए कहा। खामोश रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, कर्नल स्कारनो से घूरते हुए कहा। तुम मुझसे बात कर लो, मैंने तुम्हें कब रोका है, लाटोश ने हमकारा लहजे में कहा। तो मेजर प्रमोद और इसके साथियों के होंठों पर मुस्कुराहटें आ गईं। मेजर ग्रूम, कर्नल स्कारनो ने गड़ाते हुए कहा। यस कर्नल, मेजर ग्रूम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अगर जी अब बोले तो इसे शूट कर देना, कर्नल स्कारनो ने उसी अंदाज में कहा। यस कर्नल, मेजर ग्रूम ने कहा और उसने अपने होल्स्टर से लगा हुआ पिस्टल निकाल लिया। अरे बाप रे, मैं नहीं बोलूंगा, अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं समझ गया कि मैं गूंगा हूँ। तुम गोली मत चलाना, मुझे गोली खाने से खौफ आता है। लाटोश भला कहाँ आसानी से बाज आने वालों में से था। इसे बोलते देखकर मेजर ग्रूम ने मशीन पिस्टल का सेफ्टी क्लैप हटाया और पिस्टल लाटोश की पेशानी पर लगा दिया। लाटोश ने फौरन मुंह बंद कर लिया और उससे अपनी शक्ल यूं बिगाड़ ली थी जैसे वो जमाने भर का यतीम हो। तुम क्या समझते थे मेजर प्रमोद कि तुम मुझसे छुप जाओगे? मैं तुम तक कभी नहीं पहुंच सकूंगा। तुम कर्नल स्कारनो को नहीं जानते। कर्नल स्कारनो अपने मुल्क में आने वाले मुजरिमों की बू दूर से ही सूंघ लेता है। तुम पाताल में भी जा छुपते, मैं तुम्हें वहां से भी खींच निकालता, किसी मामूली केंचुए की तरह, कर्नल स्कारनो ने कहा। पहली बात तो यह है कि मैं मेजर प्रमोद नहीं हूँ, मेरा नाम ड्रैग है। मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ ये तुम जानते हो। तुमने मुझे और मेरे साथियों को जिस अंदाज में अगवा करके यहाँ ला कर बांधा है, इसका तुम्हें पूरा पूरा जवाब देना पड़ेगा। मैं आला अदालत में तुम्हारे खिलाफ केस दायर करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझ पर हाथ डालकर कितनी बड़ी गलती की है, मेजर प्रमोद ने सख्त लहजे में कहा। तो मुझे मेजर प्रमोद नहीं हो, कर्नल स्कारनो ने गिड़ाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हूँ तो साबित करके दिखाओ। तुमने एयरपोर्ट पर भी मुझ पर शक किया था और कहा था कि मैं और मेरा साथी मेकअप में है। अगर हम मेकअप में हैं तो हमारे मेकअप साफ करके दिखाओ, मेजर प्रमोद ने मजबूत लहजे में कहा। मुझे अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मेजर प्रमोद ही हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुजरिमाना अंदाज में फरार होने की कोशिश की थी। तुमने एक पुलिस मोबाइल हेलीकॉप्टर, 10 से ज्यादा पुलिस मोबाइल कारें और कई 100 कारों को तबाह किया है। तुम्हारी वजह से बेशुमार अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। तुम अपने साथियों के साथ दरिया में कार समेत कूद गए थे। तुम जिस रास्ते से दरिया से निकले थे और तुमने जिसकी कार उड़ाई थी, हमें इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई थी। फिर तुमने कार को एक कमर्शियल प्लाजे में लाकर छोड़ा और टैक्सियां बदल बदल कर इस इलाके में आ गए, मगर तुम्हारी खराब लिबास टैक्सी वालों को याद थे। हमने इनसे मालूमात हासिल की और इन इलाके में आ गए जहाँ तुम अपने साथियों के पास मौजूद थे। इस इलाके के चंद लोगों ने तुम्हें इस कोठी में दाखिल होते देखा था। हम चाहते तो इस रिहाइशगाह पर मिसाइल बरसाकर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को दफन कर देते, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम और तुम्हारे साथी अहमक हैं जो कर्नल स्कारनो से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तुम्हें गैस फायर करके बेहोश किया और यहाँ ले आए। अब तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की जिंदगी खतरे में है। बहुत कम वक्त रह गया है। अगर तुम और तुम्हारे साथी मेरे हाथों अजियतनाक मौत नहीं मरना चाहते जो मैं पूछ रहा हूँ, वो सच सच बता दो। इससे तुम्हारी मौत तो नहीं टलेगी, लेकिन मैं तुम्हारी मौत को आसान जरूर बना दूंगा, कर्नल स्कारनो ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो मेजर प्रमोद एक तवील सांस लेकर रह गया। वो समझ रहा था कि इसे इसके ट्रांसमीटर कॉल की वजह से चेक किया गया है, मगर यहाँ तो बात ही और थी। क्या ये तुम्हारा हेडक्वार्टर है? मेजर प्रमोद ने चंद लम्हे तौकीफ के बाद उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, क्यों? कर्नल स्कारनो ने कहा। कुछ नहीं, तुम्हें हमें हलाक करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन मैं आखिरी दम तक यही कहूंगा कि मैं मेजर प्रमोद नहीं हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कर्नल स्कारनो ने होंठ भेजते हुए कहा। ये मेरा फैसला नहीं, हकीकत है, मेजर प्रमोद ने कहा। ठीक है, कर्नल स्कारनो ने उसे अंदाज में कहा। उसने कमरे की दीवारों के पास खड़े मुसल्लह अफराद को इशारा किया, तेजी से इसकी तरफ बढ़ आए और कर्नल स्कारनो के हुक्म पर उनके सामने खड़े हो गए। ये देखकर मेजर प्रमोद ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि इनके पीछे मौजूद दोनों अफराद भी अब इनके सामने आ गए थे, जिनकी वजह से वो अब तक कोई एक्शन नहीं ले सका था। जैसे वो मेजर प्रमोद और इसके साथियों के सामने आए, मेजर प्रमोद ने दाएं हाथ की उंगली मौजूद एक अंगूठी के नगीने को अंगूठी से मोड़कर सीधे हाथ की तरफ किया और साथ ही नगीने का मखसूस अंदाज में 3 बार अंगूठे से ही प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने नगीने से अंगूठा हटाया, अचानक नगीने में चमक सी आ गई। नगीने के दरमियानी हिस्से में एक छोटा सा सुराख खुला और इसमें से सुर्ख रंग की बारीक सी रोशनी की धार निकली। मेजर प्रमोद चूंकि इस रोशनी की धार को देख नहीं सकता था, इसलिए उसने हाथ को इस अंदाज में
हरकत देना शुरू कर दिया कि सूर्ख रोशनी की धार उसके हाथों के दरमियानी हिस्से में टकराई और रस्सी को यूं काटती चली गई जैसे उसे बकायदा किसी खंजर ने काट दिया गया था। अब मेजर प्रमोद हाथों को सीधा करके सामने ला सकता था। मैं 10 तक गिनूंगा। जैसी गिनती पूरी हो तुम एक साथ फायरिंग करके इन सबके पर कच्चे उड़ा देना। कर्नल स्काउ ने मशीन गन बरदारों को हुक्म देते हुए कहा। यस कर्नल, इन सब ने यक जुबान होकर कहा। मेजर गुरुम ने लाटोश के सर से पिस्टल हटा लिया था और पीछे हटाया था। मेजर प्रमोद, मौत तो तुम्हारी तय है जो किसी भी सूरत टल नहीं सकती। मरने से पहले अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुमने किस किस्म का मेकअप कर रखा है और कैसे वॉश किया जा सकता है, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों का लाश इज्जत से दफना दूंगा, वरना। कर्नल स्काउ ने एक बार फिर मेजर प्रमोद से मुखातिब होकर कहा। तो मेजर प्रमोद के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वरना क्या? मेजर प्रमोद ने भी खौफी से कहा। वरना तुम सबकी लाशों के टुकड़े करके मैं भूखे कुत्तों को खिला दूंगा। उसके चेहरे पर बेखौफी देखकर कर्नल स्काउ ने गजबनाक होते हुए कहा। भूखे कुत्तों को? अरे बाप रे, इनको तो वाकई दावत हो जाएगी। लाटोश ने कांपते हुए कहा तो कर्नल स्काउ ने उसे घूर कर रह गया। ठीक है कर्नल, अगर तुम वादा करते हो कि तुम हमारी लाशों को दफना दोगे, मैं तुम्हें ये राज बता देता हूँ। मेजर प्रमोद ने इस अंदाज में कहा कि उसके साथी चुनकर उसकी तरफ दिखने लगे। वो हैरान थे कि मेजर प्रमोद अब तक खामोश क्यों बैठा है। उसे अब तक कुछ न कुछ कर लेना चाहिए था, वरना वो सब वाकई बेमौत मरने वाले थे। मैं वादा करता हूँ, कर्नल स्काउ ने फौरन वादा करते हुए कहा और उम्मीद भरे अंदाज में तेजी से आगे बढ़ाया। इस मेकअप को मैंने आम केमिकल से खुद बनाया है और ये केमिकल्स बाजार से आम मिल जाते हैं। मैं तुम्हें इसका फार्मूला भी बता देता हूँ और इसे वैश कैसे किया जा सकता है ये भी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस मेकअप के बारे में मैं सिर्फ तुम्हें बताऊँ। मेरा मतलब है कि तुम अकेले को। मेजर प्रमोद ने इस अंदाज में कहा जैसे वो वाकई जिंदगी की बाजी हार चुका हो और उसे बच निकलने की और कोई राह समझे न आ रही हो। तुम चाहते हो मैं इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दूं? मैं अहमक हूँ क्या? कर्नल स्काउ ने उसे घूरते हुए कहा। जरूरी नहीं है कि इन सबको बाहर निकाला जाए। तो मेरे करीब आकर मेरी बात सुन सकते हो। मेजर प्रमोद ने इस अंदाज से मुंह बनाकर कहा कि कर्नल स्काउ को इस पर शक ना हो कि वो क्या करना चाहता है। कर्नल स्काउ चला में गौर से मेजर प्रमोद की तरफ देखता रहा। फिर मेजर प्रमोद के चेहरे पर कोई तासुर न था। ये देखकर कर्नल स्काउ सर झटक कर मजीद आगे आ गया। तुम्हें जोंगी बोंगी जुबान आती है? लाटोश ने कहा। जोंगी बोंगी जुबान क्या मतलब? ये कौन सी जुबान है? कर्नल स्काउ ने हैरान होकर कहा। सुनो कर्नल, मेजर प्रमोद ने अचानक दबंग लहजे में कहा तो कर्नल स्काउ हकीकतन उसके करीब आकर कदरे झुक गया, जैसे वाकई वो कानून मेजर प्रमोद की बात सुनना चाहता हो। जैसे ही वो आगे झुका, मेजर प्रमोद ने कुर्सी के पीछे से हाथ निकालकर इसकी गर्दन पकड़कर उसे एक झटका देकर घुमा दिया। साथ ही उसने कर्नल स्काउ को एक हाथ मोड़ा और दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच दिया। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ था कि किसी को वहां कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो मैं कर्नल स्काउ की गर्दन तोड़ दूंगा, मेजर प्रमोद ने करख्त लहजे में कहा। उसे कर्नल स्काउ की गर्दन को झटका दिया तो कर्नल स्काउ के हलक से भीजी भीजी सी चीख निकल गई थी। इसका चेहरा यकलक सुर्ख हो गया था और उसकी आंखें इस कदर फैल गई थी जैसे अभी हलक तोड़कर बाहर आ गिरेंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? मेजर गुरूम ने कर्नल स्काउ को मेजर प्रमोद की गिरफ्त में देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। कर्नल, इससे कहो कि ये अपना असर नीचे रख दे। मेजर प्रमोद ने कर्नल स्काउ की गर्दन से गिरफ्त कदरे ढीली करते हुए कहा। नीचे रख दो, नीचे, असला नीचे रखो। कर्नल स्काउ ने मुंह से खड़खड़ाती हुई आवाज निकली। मगर मेजर गुरूम ने घबराए हुए लहजे में कहा। शटअप, ये जो कह रहा है वो करो। कर्नल स्काउ ने कहा तो मेजर गुरूम ने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल नीचे रख दिया। मशीन गन बरदारों ने भी अपनी अपनी मशीन गनें जमीन पर रख दी थी। 4 अफराद आगे बढ़कर मेरे साथियों को खोलें, बाकी अफराद पीछे हट जाएं। मेजर प्रमोद ने हलक के बल गड़ाते हुए कहा तो मेजर गुरूम समेत 5 अफराद तेजी से पीछे हटते चले गए, जबकि 4 अफराद आगे बढ़े और उन्हें लेडी ब्लैक, कैप्टन नवाज, आफ्ताब सईद और लाटोश को खोलना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में मशीन गनें मेजर प्रमोद के साथियों के हाथों में नजर आ रही थी। इन्हें खत्म कर दो, लेडी ब्लैक ने मेजर प्रमोद से मुखातिब होकर कहा। नहीं, मैं KGB 3 के हेडक्वार्टर में हूँ। फायरिंग की आवाज सुनकर यहाँ दूसरे अफराद भी आ जाएंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। आने दो, हम इन सबको भी चनों की तरह भून देंगे, लाटोश ने फौरन कहा। कर्नल स्काउ, यहाँ से निकलने का खुफिया रास्ता बताओ। मेजर प्रमोद ने कर्नल स्काउ की गर्दन पर दबाव डालते हुए उठकर खड़े होते हुए कहा। खुफिया रास्ता नहीं है यहाँ, कर्नल स्काउ ने कहा। झूठ मत बोलो कर्नल, KGB 3 के हेडक्वार्टर में कोई खुफिया रास्ता ना हो, ये कैसे हो सकता है? सच बताओ वरना, मेजर प्रमोद ने उसकी गर्दन पर दबाव डालते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, तहखाने में कोई खुफिया रास्ता नहीं है। खुफिया रास्ता मेरे ऑफिस में है, कर्नल स्काउ ने तकलीफ की शिद्दत से लड़सते हुए कहा।
कहाँ है तुम्हारा ऑफिस, जल्दी बताओ, मेजर प्रमोद ने कहा। ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर, कर्नल स्कार ने उसी अंदाज में कहा। मेजर मेरी तरफ देखो। अच्छा, लेडी ब्लैक ने मेजर प्रमोद से मुखातिब होकर कहा तो मेजर प्रमोद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लेडी ब्लैक आई कोर्ट में उसे कुछ कह रही थी। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कर दो इन सब का खात्मा, मेजर प्रमोद ने कहा। उसकी बात सुनकर मेजर ग्रूम और उसके साथी चौंक पड़े थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते, लेडी ब्लैक और उसके साथियों ने अचानक इन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। कमरा मशीन गनों के रेड रेड और इंसानी चीखों से बुरी तरह गूंज उठा था। मेजर ग्रूम और उसके साथी अपने ही खून में नहाकर लट्टू की तरह घूमते हुए गिरे थे और हलाक हो गए थे। मेजर प्रमोद ने अचानक कर्नल स्कारनू को छोड़ दिया। कर्नल स्कारनू लड़खड़ाता और पीछे हट गया। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली थी और फटी फटी आंखों से अपने साथियों की लाशों को देख रहा था। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इन सबको हलाक कर दिया। इसके मुंह से लड़सती हुई आवाज निकली। उसी लम्हे उसके पीछे मौजूद लेडी ब्लैक ने अचानक कर्नल स्कारनू के सिर पर मशीन गन का दस्ता मारा तो कर्नल स्कारनू के हलक से जोरदार चीखने की और वो उछलकर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठता, लेडी ब्लैक ने इसके सर पर एक और जरब लगा दी और इस बार जरब कायज साबित हुई और कर्नल स्कारनू यूं साकित हो गए जैसे हलाक हो गया हो। गुड, अब बाहर जाओ और जो नजर आई से हलाक कर दो। तब तक मैं इन मशीनों को देखता हूँ और जहाँ की तलाशी लेता हूँ। इनका असला इस तहखाने में ही होगा, मेजर प्रमोद ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा और दीवारों के पास मौजूद मशीनों को चेक करने लगा। कमरे के बाहर अचानक तेज फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे मेजर प्रमोद समझ गया कि KGB-3 इनके साथियों के दरमियान बाकायदा मार का आराई शुरू हो गई है। मशीनें आम किस्म की थी जिनसे जरूरत के वक्त हेडक्वार्टर का कंट्रोल संभाला जा सकता था। एक मशीन को देखकर मेजर प्रमोद की आंखें चमक उठी। उसे फौरन इस मशीन के चंद बटन प्रेस करके इसे ऑन किया। मशीन से खूं खूं की आवाज निकलने लगी। मेजर प्रमोद ने मशीन पर लगा हुआ एक हैंडल खींचा तो अचानक अकबी दीवार दो हिस्सों में तकसीम होकर खुलती चली गई। दूसरी तरफ एक और बड़ा सा कमरा था। सामने एक बड़ा सा जंगला लगा हुआ था, जिसके पीछे बेशुमार पेटियां और ड्रम एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। दीवारों में बाकायदा असले के रैक बने हुए थे, जिनमें जदीद गन्ने, मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर पड़े दिखाई दे रहे थे। ये असले का स्टोर था जहां से जरूरत के वक्त KGB-3 के असलहा अफराद निकलते थे। मेजर प्रमोद आगे बढ़ा, मगर इस रास्ते में जंगला हाल था। जंगले के साइड में एक कंट्रोल पैनल था जिस पर बाकायदा कोड नंबर मिलाकर इसे खोला जा सकता था। लेडी ब्लैक ने ठीक कहा था, जो असला हमें जहाँ से मिल सकता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। मेजर प्रमोद ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेडी ब्लैक ने इसे आई कोड में यही कहा था कि इस हेडक्वार्टर से इन्हें हर तरह का असला मिल सकता है। मेजर प्रमोद तेजी से मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ कर्नल स्कारनू के करीब आ गया, जो दुनिया माफी हवा से भगाना पड़ा था। मेजर प्रमोद ने झुककर उसकी गर्दन पकड़ इसके पैरों में हाथ डालकर इसे एक झटके से ऊपर उठा लिया। उसने कर्नल स्कारनू को एक कुर्सी पर लाकर बिठाया और फिर उसने कर्नल स्कारनू के मुंह और नाक पर हाथ रखकर इसका सांस बंद कर दिया। चंद ही लम्हों में कर्नल स्कारनू के जिस्म में हरकत पैदा हो गई और ये देखकर मेजर प्रमोद तेजी से पीछे हट गया, जिसने जमीन पर पड़ा हुआ मेजर ग्रूम का मशीन पिस्टल उठा लिया था। कर्नल स्कारनू को होश आया तो वो अपने सर को पकड़कर बुरी तरह से चीखने लगा, जहां लेडी ब्लैक ने कारी जरबें लगाई थीं। चीखता चिल्लाना बंद करो कर्नल, वरना गोली मार दूंगा, मेजर प्रमोद ने गजबनाक लहजे में कहा तो कर्नल स्कारनू ने फौरन मुंह बंद कर लिया और खौफजदा नजरों से मेजर प्रमोद को देखने लगा। बाहर से मुसलसल फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे सुनकर कर्नल स्कारनू का रंग और ज्यादा फक हो गया था। वही मेरे साथी हेडक्वार्टर में मौजूद KGB-3 का खात्मा कर रहे हैं कर्नल स्कारनू, मेजर प्रमोद ने कहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। KGB-3 खत्म नहीं हो सकती, कर्नल स्कारनू ने हकलाते हुए कहा। मौत सामने देखकर अब तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? तुम तो खुद को बेहद अक्लमंद और ताकतवर समझते थे, अब क्या हुआ? मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। मेजर प्रमोद, अपने साथियों को रोको। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, कर्नल स्कारनू ने हकलाते हुए कहा। उसका लहजा बेहद इल्तिजाइया था। ठीक है, मैं रोक दूंगा इन्हें, मगर पहले मुझे इस कंट्रोल रूम का कोड बताओ, मेजर प्रमोद ने जंगले के साथ लगे कंट्रोल पैनल की तरफ इशारा करते हुए कहा। असले के स्टोर को खुला देखकर कर्नल स्कारनू इससे बुरी तरह से उछल पड़ा था, जैसे उसके पैरों में कोई ताकतवर बम फट गया हो। क्या मतलब स्टोर? ये स्टोर कैसे खुल गया? कर्नल स्कारनू ने हैरत भरे लहजे में कहा। जैसे भी खुला है, तुम पैनल का कोड बताओ, वरना, मेजर प्रमोद ने कराते हुए कहा। इसका कोड मेजर ग्रूम को मालूम था, तुम्हारे साथियों ने इसे हलाक कर दिया है, कर्नल स्कारनू ने कहा। तो मेजर प्रमोद ने साफ महसूस कर लिया कि कर्नल स्कारनू झूठ बोल रहा है। उसने अचानक मशीन पिस्टल का ट्रैगर दबा दिया। थरथराहट की आवाज़ों के साथ बेशुमार गोलियां निकलकर कर्नल स्कारनू के इर्द गिर्द से गुजरती चली गई। कर्नल स्कारनू के हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई थी और वह यूं सिकुड़ गया था जैसे वह इन गोलियों से बचना चाहता हो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे इर्द गिर्द फायरिंग की है कर्नल, कोड बताओ, वरना इस बार पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतर जाएंगी, मेजर प्रमोद ने कड़क लहजे में कहा। 96981, कर्नल स्कारनू ने तहराए हुए लहजे में कहा। गुड, उठो और ये नंबर खुद ही प्रेस करो, मेजर प्रमोद ने कहा तो कर्नल स्कारनू का रंग उड़ गया।
उसने खौफजदा लहजे में कहा। मैं तुम्हारा लहजा पहचानता हूँ कर्नल, तुमने जानबूझकर मुझे गलत नंबर बताए हैं। मैं जानता हूँ इस कंट्रोल पैनल के गलत नंबर प्रेस किए जाएं तो इसमें से एक रेस निकलती है जो गलत नंबर प्रेस करने वाले को एक लम्हे में जला डालती है। उठो और इसके सही नंबर प्रेस करो, मेजर प्रमोद ने कहा तो कर्नल स्कारनो के चेहरे पर मायूसी के बादल से उमड़ आए। वो थके थके से अंदाज में उठा और स्टोर रूम की तरफ बढ़ता चला गया। मेजर प्रमोद उसके पीछे था। कर्नल स्कारनो ने मुक्ति नंबर प्रेस करके ओके का बटन प्रेस किया तो जंगला जकलक ऊपर उठता चला गया। गुड, अब वापस आ जाओ, मेजर प्रमोद ने कहा तो कर्नल स्कारनो पलट कर वापस आ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद लेडी ब्लैक और आफ्ताब सहित वापस आ गए। हमने हेडक्वार्टर मौजूद तमाम अफराद को हला कर दिया है। लाटोश और कैप्टन नवाज बाहर गाड़ियां लेकर मौजूद हैं। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अगर बाहर से कोई और आ गया तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेडी ब्लैक ने मेजर प्रमोद से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, स्टोर से जिस कदर असले निकाल कर ले जा सकते हो ले जाओ, मेजर प्रमोद ने कहा तो लेडी ब्लैक और आफ्ताब से सर हिलाकर स्टोर की तरफ बढ़ गए। तुम साकलैंड से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे मेजर, यहाँ की एजेंसियां बेहद फाल हैं। ये आरजी सब हेडक्वार्टर हैं। मेन हेडक्वार्टर को यहाँ होने वाले कत्ल कात का इल्म हो गया तो वो तुम्हारे साथियों के लिए हर तरफ मौत का जाल फैला देंगे जिससे तुम बच नहीं सकोगे। कर्नल स्कारनो ने कहा। अब वो काफी हद तक खुद को संभाल चुका था। देखा जाएगा, मेजर प्रमोद ने सर झटक कर कहा। आफ्ताब सईद और लेडी ब्लैक ने स्टोर रूम से अपने मतलब का असला निकालकर दो बड़े बड़े थैले में भरना शुरू कर दिया था। थैले उन्हें स्टोर रूम से ही मिल गए थे। वो भर थैले कंधों से डालकर बाहर आ गए। उसका ख्याल रखो, मेजर प्रमोद ने लेडी ब्लैक से कहा, खुद भी स्टोर रूम में चला गया। वहां से अपने मतलब के 2 पिस्टल और एक छोटी गन निकालकर अपनी जेबों में रख ली और बाहर आ गया। चलो निकलो, तुम्हारे वहाँ साथ चलना होगा, मेजर प्रमोद ने कहा। कहा तो मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? कर्नल स्कारनो ने चूक कर कहा। बाहर चलो, फिर बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ ले जाना है, मेजर प्रमोद ने कहा। कर्नल स्कारनो का रंग एक बार फिर बदल गया था। वो मजबूरन उठा और फिर वो चारों तय खाने से निकलते चले गए। हेडक्वार्टर खालसा वसीओ अरीज था। लाटोश और कैप्टन नवाजिश तो बड़ी कारें लेकर आते में मौजूद थे। इन्हें बाहर आते देखकर कैप्टन नवाजिश तेजी से कार से निकला और उसने बढ़कर लेडी ब्लैक से वसनी थैला ले लिया था और उन्होंने असले के बैग कारों के डिग्गियों में रख दिए। आफ्ताब हमें जिस दूसरी रिहाइशगाह में ले जा रहा था इसके बारे में तुम जानती हो, मेजर प्रमोद ने लेडी ब्लैक से मुखातिब होकर कहा। हाँ जानती हूँ, क्यों? लेडी ब्लैक ने चूम कर पूछा। कुछ नहीं, तुम लाटोश और कैप्टन वाइस के साथ चले जाओ, मेजर प्रमोद ने कहा। ओ तुम, लेडी ब्लैक ने कहा। मैं और आफ्ताब थोड़ी देर में आ जाएंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? लेडी ब्लैक ने पूछा। वापिस आकर बताऊंगा, मेजर प्रमोद ने कहा तो लेडी ब्लैक ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल तुम्हारी जाती कार कहाँ है? मेजर प्रमोद ने कर्नल स्कारनो से मुखातिब होकर कहा। ये मेरी कार है, कर्नल स्कारनो ने इस स्याह कार की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसके करीब वो खड़े थे। कार के दोनों अगले दरवाजों पर 3 सुर्ख सांपों की तस्वीरें बनी हुई थी। चलो बैठो, मेजर प्रमोद ने सर हिला के कहा तो कर्नल स्कारनो कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। आफ्ताब, कार तुम ड्राइव करोगे, मेजर प्रमोद ने कहा तो आफ्ताब से सर हिलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेजर प्रमोद कर्नल स्कारनो के साथ बैठ गया था। दूसरे लम्हे दोनों कारें आगे पीछे चलती हुई हेडक्वार्टर से निकलती चली गई। बाहर अंधेरा था जिसका मतलब था कि वो कई घंटे हेडक्वार्टर में रहे थे और अब रात हो गई थी। कर्नल स्कारनो, हम मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ मार्शल हास्टू की रिहाइशगाह में जा रहे हैं और वहां तक तुम हमें ले जाओगे, मेजर प्रमोद ने कर्नल स्कारनो से मुखातिब होकर कहा। मार्शल हास्टू? ओ, मगर कर्नल स्कारनो ने बुरी तरह से चूकते हुए कहा। शट अप, कोई बात की तो अपनी मौत के तुम खुद जिम्मेदार हो गए, समझे, मेजर प्रमोद ने कराते हुए कहा तो कर्नल स्कारनो खामोश हो गया। तुम सिर्फ हमें रास्ता बताओगे, ऑफिसर्स कॉलोनी की चेक पोस्ट क्लियर कराना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गए तुम, मेजर प्रमोद ने कहा तो कर्नल स्कारनो ने इस बात में सर हिला दिया। मेरी सड़क पर आकर कैप्टन नवाज की कार दाएं तरफ मुड़ गई जबकि कर्नल स्कारनो ने आफ्ताब को बाएं तरफ कार मोड़ने का कहा था। तकरीबन आधा घंटा मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए वो ऑफिसर कॉलोनी की तरफ आ गए। आफ्ताब सही ने जैसे ही कार चेक पोस्ट के सामने मौजूद रोड के करीब रोक के मुसल्लह गाड़ी ने कर्नल स्कारनो की कार पहचान के इसे फौजी अंदाज में सल्यूट किया और बगैर कुछ कहे और पूछे इन्होंने रॉड हटा दिया। ये देखकर आफ्ताब सईद ने फौरन कार आगे बढ़ा दी। बड़ा रसूख है तुम्हारी कार बगैर चेकिंग के आगे जाने दी, मेजर प्रमोद ने कहा। वो मेरी कार पहचानते हैं। कर्नल स्कारनो की कार का रास्ता रोकने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता, कर्नल स्कारनो ने सर झटक कर कहा तो मेजर प्रमोद बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मार्शल हास्टू की रिहाइशगाह का नंबर बताओ, मेजर प्रमोद ने कहा तो कर्नल स्कारनो ने नंबर बता दिया। कोठियों के गेट के साइड दीवारों पर बाकायदा नंबर दर्ज था। आफ्ताब सईद इन नंबरों को देखता हुआ कार इस कोठी के पास ले आया। गेट के बाहर लकड़ी का कैबिन बना हुआ था जहां एक मुसल्लह गार्ड मुस्तैद खड़ा था। कर्नल स्कारनो की कार को देखकर वो ज्यादा मुस्तैद हो गया था। आफ्ताब, इसे ऑफ कर दो और रिहाइशगाह के अंदर इस गन के कैप्सूल फायर कर दो, मेजर प्रमोद ने आफ्ताब सईद से मुखातिब होकर कहा और उसने सीट के नीचे रखी हुई गन आफ्ताब सईद की तरफ बढ़ा दी तो उसने स्टोर से हासिल की थी। वो कार का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर आ गया। गार्ड कैबिन से निकलकर बाहर आ रहा था।
आफताब सईद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और इससे पहले कि गार्ड को समझता, आफताब सईद ने झपट कर उसे पकड़ लिया। उसे गार्ड की गर्दन पकड़कर मखसूस अंदाज में झटका दिया तो कड़क की आवाज के साथ गार्ड की गर्दन टूट गई और वो फौरन आफताब सईद के हाथों में झूल गया। आफताब सईद ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए अंदाज में वापस उसके कैबिन में ले गया था और उसने मुर्दा गार्ड को इसके स्टूल पर बैठाते हुए इसका सर इस अंदाज में कैबिन की दीवार से लगा दिया था कि देखने वाला यही समझता कि वो बैठे बैठे सो गया है। तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? कर्नस्कार ने परेशानी के आलम में कहा। कर्नस्कार को आफताब सईद और गार्ड की तरफ मतवजा पाकर मेजर प्रमोद ने फौरन इसकी गर्दन पकड़कर अंगूठे से इसकी एक मखसूस रग दबा दी। कर्नस्कार को एक जोरदार झटका लगा और इसका सर ढलक गया। मेजर प्रमोद और आफताब सईद ने आते हुए देख लिया था कि दूसरी रिहाइश गाँव के गेट खासे फासले पर थे, जिसकी वजह से कोई गार्ड इस तरफ आसानी से नहीं देख सकता था, इसलिए मेजर प्रमोद ने यह सब कार्रवाई कर दी थी। आफताब सईद ने मुर्दा गार्ड को कैबिन में छोड़ा और बाहर आ गया और फिर उसने मेजर प्रमोद का दिया हुआ गैस पिस्टल निकाला और इसका रुख रिहाइशगाह की तरफ करके ट्रैकर दबा दिया। अंदर यके बाद दीगरे दो धमाके हुए। अंदर से कुत्तों के गड़ाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन जैसे ही अंदर धमाके हुए कुत्तों के गड़ाने की आवाजें बंद हो गईं। इस रख की शाखें अंदर जा रही हैं, अंदर जाओ और गेट खोल दो, मेजर प्रमोद ने आफताब सईद से कहा तो आफताब सईद तेजी से दीवार के पास मौजूद रख की तरफ बढ़ गया। दरख्त पर चढ़कर वो दीवार पर आया और फिर उसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। इस आस्था मेजर प्रमोद की ड्राइविंग सीट पर आ गया था, जबकि कर्नल स्कारनो को उसने सीट पर लटका दिया था, जो बेहोश हो चुका था। चंद लम्हों बाद गेट खुल गया तो मेजर प्रमोद कार अंदर ले गया। पोर्च में दो कारें पहले से मौजूद थीं। मेजर प्रमोद ने एक कार के पीछे कार रोकी और अपनी कार से निकलकर बाहर आ गया। बरामदे और लॉन में 4 बेलडाक नस्ल के कुत्ते और कई मुसल्लह गार्ड्स बेहोश पड़े थे, जो गैस कैप्सूल का शिकार होकर वहां गिर गए थे। सर, क्या आप मार्शल हास्टो को पहचानते हैं? आफताब सईद ने मेजर प्रमोद से मुखातिब होकर कहा। हाँ, तुम इन सब का खात्मा कर दो और इनकी लाशें एक तरफ डाल दो। जिस गैस ने ये सब बेहोश हुए हैं, इससे ज़्यादा देर बेहोश नहीं रहेंगे, मेजर प्रमोद ने कहा तो आफताब सईद ने इस बात में सर हिला दिया। वो कुत्तों और गार्ड्स की तरफ बढ़ गया, जबकि मेजर प्रमोद रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ा चला जाता था। इस बार मेजर प्रमोद ने इसका एक सिलेंसर लगा पिस्टल दे दिया था। मेजर प्रमोद ने रिहायशी हिस्से में आकर कमरों में झांकना शुरू कर दिया। रात अभी ज्यादा नहीं हुई थी और ऑफिसर कॉलोनी में रहने वाले लोग अमूमन रात के सोते थे, इससे कमरों के दरवाजे खुले थे। इन कमरों में मेजर प्रमोद को चंद मुलाजिम बेहोश पड़े दिखाई दिए, अलबत्ता इसे मार्शल हास्टो और इसकी फैमिली दिखाई नहीं दी थी। मालूम होता है कि मार्शल हास्टो अभी वापस नहीं आया, मेजर प्रमोद ने खुद कलामी करते हुए कहा। उसने सोचा जब तक मार्शल हास्टो वापस नहीं आता उसे उसकी रिहाइशगाह की तलाशी ले लेनी चाहिए। मुमकिन है मार्शल हास्टन सिविल पावर अपनी रिहाइशगाह में ही किसी खुफिया जगह रखे हुए हो। वो मुख्तलिफ कमरों की न सिर्फ तलाशी ले रहा था, बल्कि कमरों की दीवारों और फर्श को भी ठोंक बजाकर देख रहा था कि शायद किसी खुफिया तहखाने के बारे में इल्म हो जाए। थोड़ी देर में आफताब सईद भी अपना काम खत्म करके वहां आ गया था। मेजर प्रमोद ने साथ मिलकर वो भी तलाशी लेने में मसरूफ हो गया था। इस तरह बात नहीं बनेगी, तुम कार से कर्नल स्कारनो को निकाल कर जहाँ ले आओ, मेजर प्रमोद ने आफताब से कहा तो आफताब सईद सर हिलाकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो बेहोश कर्नल स्कारनो को कांधों पर लादे अंदर आ गया और इसने मेजर प्रमोद के कहने पर उसे एक सोफे पर डाल दिया। इसे होश में लाओ, मेजर प्रमोद ने कहा तो आफताब सईद ने कर्नल स्कारनो को सीधा करते इसके नाक और मुंह पर हाथ रखकर और इसका सांस रोक दिया। इससे पहले कि कर्नल स्कारनो को होश आता, अचानक कमरे की लाइट ऑफ हो गई। ओह, ये क्या हुआ? लाइट ऑफ होते ही मेजर प्रमोद ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मैं देखता हूँ, आफताब सईद ने कहा। नहीं, तुम रुको, मैं खुद देखता हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे वो कमरे से बाहर आया और इसे बाहर लॉन में धम धम की आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें बहुत हल्की थी, मगर मेजर प्रमोद के हसास कानों में ये आवाजें पड़ गई थी। मेजर प्रमोद फौरन बरामदे के एक स्तून के पीछे हो गया और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर लॉन की तरफ देखने लगा, मगर गुप्त अंधेरे में उसे भला क्या नजर आ सकता था? कौन हो सकता है? मेजर प्रमोद के जहन में सवाल उभरा। उस लम्हे उसे लॉन में एक हेवला सा अपनी तरफ नजर आता दिखाई दिया, जो हाथ में एक गन लिए नायत मोहतात अंदाज में इस तरफ आ रहा था। होले को देखकर मेजर प्रमोद के असाब तन गए। फिर होला जैसे ही बरामदे की तरफ आया, मेजर प्रमोद बिजली की सी तेजी से सतून के पीछे से निकला और उसने पूरी कुव्वत से उस होले पर छलांग लगा दी। इमरान और उसके दूसरे साथियों के जाने के बाद जोलिया और सालिया किचन में आ गई थीं। इनका प्रोग्राम था कि वह इमरान और बाकी साथियों के लिए खाना खुद बनाएंगी। उन्होंने जवाना को बाहर भेजकर खाना पकाने का सामान मंगवा लिया था। मास्टर कार्ली कार जो कि वहीं खड़ी थी, इसलिए जवाना को बाहर जाने और सामान खरीद कर लाने में कोई मुश्किल नहीं हुई थी। जोलिया और सालिया किचन में थी, जबकि जवाना सहन में एक कमरा एक आराम कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में खोया हुआ था। अचानक अंदरूनी हिस्से से एक हल्के से खटखटे की आवाज़ सुनाई तो जवाना बेइख्तियार चौंक पड़ा। जोलिया और सालिया इमारत की दूसरी तरफ किचन में थी, जबकि इस तरफ रिहायशी कमरे थे। अगर जोलिया और सालिया इस तरफ आती तो
जवाना यकीनन इन्हें देख लेता। खटके की आवाज़ अंदरूनी कमरे से आई थी, इसलिए उसका चुकना पड़ना फितरी बात थी। वो तेजी से उठा और फिर नहायत तेजी से अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ता चला गया। और फिर जब वो हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में मौजूद सोफे को अपनी जगह से हरकत करता देखकर उसकी आंखें फैल गईं। सोफे के घूमने का मतलब था कि इस खुफिया रास्ते को खोला जा रहा है जहाँ से वो इस रिहाइश गाह में आए थे। सोफे को घूमते देखकर जवाना की नज़रें बेइख्तियार इस तरफ उठ गई जहाँ से फर्श का एक हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुलता था। ओह! इसका मतलब है उन्होंने खुफिया रास्ते को तलाश कर लिया है और वो यहाँ आ रहे हैं। जॉन ने बड़बड़ाते हुए कहा। दूसरे लम्हे वो तेजी से हरकत में आया और उसने कमरे में रखी हुई एक भारी मेज़ उठाई और उल्टा करके इसे इस जगह पर रख दिया जहाँ से फर्श का ढक्कन खुलता था। मेज़ रखकर जोसेफ तेजी से मुड़ा और उसने एक दीवार के पास मौजूद एक वज़नी अलहानी अलमारी उठाई और उसे उठाते ही इस तरफ आ गया जहाँ उसने मेज़ उल्टा कर रखा था। इस अलमारी को घुमाकर इस मेज़ के ऊपर रख दिया। अब अगर नीचे से खुफिया रास्ते को खोला भी जाता तो फर्श का वो हिस्सा ढक्कन की तरह ऊपर नहीं उठ सकता था। जॉन ने सोफे की तरफ देखा जो घूमने से रुक गया था। सोफे को रुकता देखकर वो तेजी से कमरे से निकल आया और फिर तकरीबन भागते ही अंदाज में किचन की तरफ बढ़ता चला गया। किचन में जोले और साले किसी बात पर कहके लगा रही थी। जॉना को इस तरफ भाग कर आते देखकर वो दोनों चौंक पड़ी। क्या बात है जवाना, तुम इस कदर बुखलाए हुए क्यों हो? जॉना की दरवाजे पर आते देखकर जोले ने चौंकते हुए कहा। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, जवान ने जल्दी से कहा। तो इसकी बात सुनकर जोले और सालिया चौंक पड़ी। निकलना होगा? क्यों, क्या हुआ है? जोलिया ने कहा। इन्होंने खुफिया रास्ते को ट्रेस कर लिया और वो इस तरफ आ रहे हैं। मैंने वक्ती तौर पर इस रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पहुँच जाएंगे। इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, जवान ने तेज तेज लहजे में कहा और उसने खटके की आवाज़ और सोफे के घूमने के बारे में उन्हें बता दिया। उसकी बात सुनकर वो दोनों बुरी तरह से उछल पड़ी थी। ओह चलो चलो जल्दी करो, जोले ने कहा। फिर वो तीनों भागते हुए बाहर आ गए। रिहायशी हिस्से में जाकर उन्होंने फौरन अपने असले को समेटा और इन्हें बैगों में डालकर तेजी से लॉन की तरफ भाग पड़े। अब कार में बैठे मैं एक नज़र बाहर देख लूं, जॉन ने कहा। तो जोले और साले ने इस बात में सर हिला दिया। जॉन तेजी से गेट की तरफ बढ़ा और उसने गेट का छोटा दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा, मगर बाहर खामोशी छाई हुई थी। उसने सर हिलाकर दरवाजा बंद किया और फौरन गेट को खोल दिया। गेट खोलकर वो भागता हुआ कार की तरफ आया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। जोले और साले पहले ही पिछली सीटों पर बैठ चुके थे। इन्होंने कुछ मखसूस असला निकालकर बैग कार के डिग्गी में रख दिए थे। चाबी कार के इग्निशन में लगी हुई थी। अभी जवाना कार स्टार्ट कर ही रहा था कि अचानक अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और शायद उन्होंने धमाके से कमरे का फर्श उड़ा दिया था। साले ने कहा, चलो चलो जल्दी करो। चोले ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। तो जवाना ने कार स्टार्ट करने के लिए इग्निशन में चाबी घुमाई तो मगर कार का इंजन रगड़ रगड़ कर गड़गड़ आवाज़ें पैदा कर रहा था। हवा खामोश हो गई। जवान ने फिर चाबी घुमाई तो मगर इस बार भी इंजन स्टार्ट ना हुआ। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? जो तेज लहजे में कहा। न जाने क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, जॉन ने होंठ चबाते हुए कहा। उसने एक बार फिर चाबी घुमाई तो इंजन से सिवाय गड़गड़ की आवाज़ के कोई आवाज़ ना निकली। कार ने भी अभी खराब होना था, चलो निकलो वरना हम इनके हाथों मारे जाएंगे। चोले ने कहा। कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। साले और जवान भी तेजी से बाहर आ गए। जवान ने डिग्गी की तरफ आकर डिग्गी खोली और इसमें से असले के बैग निकाले। इससे पहले कि वो गेट की तरफ भागते इन्हें रिहायशी समय दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। आप दोनों चले, मैं इन्हें संभालता हूँ, जवान ने जोले और साले से कहा। उसने बैग जमीन पर रखा और इसे खोलकर इसमें से चंद हैंड ग्रेनेड निकाल लिए। नहीं, हम इकट्ठे जाएंगे, जोले ने कहा। उसने आगे बढ़कर जवान से 2 हैंड ग्रेनेड लिए और फिर से दांतों से एक सेफ्टी पिन निकाल कर पूरी कुव्वत से इस लॉन की तरफ उछाल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और इस लॉन में मौजूद एक सतून के परखच्चे उड़ गए। साले ने भी जवाना से 2 हैंड ग्रेनेड लिए और फिर इन तीनों ने एक साथ हैंड ग्रेनेड के सेफ्टी पिने निकालकर इन्हें एक कमरे के खुले दरवाजे पर फेंक दिए। ये के बाद दीगरे 3 हौलनाक धमाके हुए और इन्होंने गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ कमरे की दीवारें और छत गिरते देखे। साथ ही इन्हें बेशुमार इंसानी चीखें सुनाई दी। शायद वो लोग इस कमरे तक पहुंच चुके थे। चलो अब निकल चलो, इन्हें बाहर आने में अब काफ़ी वक्त लग जाएगा, जोले ने कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। जवान ने एक बार फिर बैग उठाया और वो तीन तेजी से खुले हुए मेन गेट की तरफ भाग रहे थे। वो भागते हुए सड़क पर आ ही थे कि अचानक दाएं तरफ मौजूद एक गली से एक कार तेजी से निकली। फिर इसे जोरदार ब्रेक लगी और वो एक झटके से रुक गई। कार रुकते इसमें 4 मुसल्लह अफराद निकल आए और उन्होंने कार से निकलते ही अचानक इस तरफ फायरिंग शुरू कर दी जिस तरफ जोलिया और इसके साथी मौजूद थे। कार को देखते इन तीनों ने दाएं तरफ छलांग लगा दी थी और सड़क पर तकरीबन घुसते चले गए थे। ये सबसे पहले जवाना सीधा था। इसने लेटे लेटे मशीन गन वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। थरथराहट की आवाज़ के साथ मशीन गन से शोले निकले और कार के पास मौजूद मुसल्लह अफराद के जिस्मों में घुसते चले गए। इनके दर्दनाक चीखों से माहौल गूंज उठा था। जवान ने नीम दायरे की सूरत में मशीन गन घुमाकर फायरिंग की थी जिसकी वजह से वो चारों इसका शिकार हो गए थे। उसी लम्हे रिहाइश गाह से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। वो तीनों तेजी से उठे और बाएं तरफ भागने लगे। रिहाइश गाह से बेशुमार मुसल्लह अफराद निकले थे और इन्होंने सड़क पर आते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। माहौल मशीन गनों की रेड रेड से गूंज उठा था। इस गली में चलो, जोले ने करीब ही एक गली देखकर कहा। तो वो तीनों भागते हुए इस गली में घुसते चले गए।
गली ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। गली से निकलकर वो जैसे ही दोनों तरफ आए, दाएं बाएं से अचानक दो दो कारें निकली और इनसे कुछ फासले पर आकर रुक गई। दूसरे लम्हे कारों की खिड़कियों से मशीन गन्नों के दहाने निकले और थरथराहट शुरू हो गई। कारों को देखते ही वो तेजी से एक मकान की आड़ में आ गए थे। अकब में से इन्हें भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, सोले ने होंठ चबाते हुए कहा। जो भी हो, हम इनके हाथ नहीं आएंगे, जोले ने कहा। अब दोनों पीछे से आने वालों का ख्याल रखें, मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ, जोआना ने कहा। तो जोले और साले दीवार के साथ लगकर पीछे गली में देखने लगी। जोआना ने फौरन बैग जमीन पर रखे और फिर उसने एक बैग खोलकर इससे में से दो रॉकेट गने और एक मिसाइल लॉन्चर निकाल लिया। ये रॉकेट गने ले लो, जोआना ने कहा और एक रॉकेट गन उसने एक दोनों को दे दी। दोनों अतराफ से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। आने वालों को शायद इनके पोजीशन का अंदाजा नहीं हो रहा था, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जोआना ने मिसाइल गन का पट्टा गर्दन में डाला और एक एक करके फट के 4-5 मिसाइल अपनी पतलून की पट में आर्स लिए। उसने सर उठाकर मकान की दीवार की तरफ देखा, जो बुलंद ज्यादा न थी। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर गए बगैर मैं शायद इनका निशाना न ले सकूंगा, जोआना ने कहा। तो जोले और साले ने इस बात में सर हिला दिए। जोआना ने उछलकर दीवार को पकड़ा और फिर बाजुओं की ताकत से अपने जिस्म को ऊपर उठा ले गया। दूसरे लम्हे वो दीवार पर था, उसे छलांग लगाई और दूसरी तरफ कूद गया। मकान अंदर से भाई भाई कर रहा था। शायद मकान पहले से ही खाली था। यहाँ पे खौफनाक धमाकों से मकान में रहने वाले किसी कमरे में दुबक गए थे। जोआना तेजी से सहन की तरफ भागा, जहाँ इसे दाएं तरफ छत की तरफ जाने वाला जीना दिखाई दिया था। वो जीने पर चढ़ा और फिर 2 से 3 सीढ़ियां फलांगता हुआ वो ऊपर आ गया। छत काफी बड़ी थी और वहाँ काफी कबाड़ पड़ा हुआ था। छत के गिर्द 4 दीवारें थी, जिसकी आड़ में जोआना तेजी से आगे बढ़कर सड़क की तरफ मौजूद दीवार के पास आ गया था। उसने दीवार से सर निकाल कर देखा तो इस तरफ कारें थीं। मुसल्लह अफराद इन कारों की आड़ में छुपे मशीन गनों से गली की तरफ फायरिंग कर रहे थे, जबकि बाएं तरफ 2 कारें मौजूद थीं। वहाँ 8 अफराद थे। जवान ने फौरन एक मिसाइल निकालकर लॉन्चर लोड किया और फिर उसने लॉन्चर का दाना दाएं तरफ करके छत की मंडेर पर रखते हुए इन 4 कारों में से दरमियानी कार का निशाना लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। लॉन्चर से मिसाइल आग का फवारा छोड़ता हुआ निकला और बिजली किसी तेजी से कारों की तरफ बढ़ता चला गया। मिसाइल को देखकर कारों के पीछे छुपे हुए अफराद ने बौखलाकर वहां से भागना चाहा, मगर मिसाइल अनवाहत में एक कार से जा टकराया और जोरदार धमाका हुआ और 2 कारों के टकराते और उड़ते चले गए। धमाका इस कदर शदीद था कि 2 कारें भी उछलकर दूर जा गिरी थी और इनके पीछे छुपे हुए मुसल्लह अफराद के भी टुकड़े उड़ गए थे। जोआना ने लॉन्चर में फौरन दूसरा मिसाइल लॉन्च किया और इसने बाएं तरफ खड़ी कारों पर दाग दिया। इन कारों का भी हश्र पहली कारों से मुख्तलिफ ना था। अलबत्ता इन कारों के पीछे छुपे हुए अफराद फौरन पीछे हट गए थे और सड़क पर गिरकर दाएं तरफ लुढ़क गए थे, जिसकी वजह से वो कारों के धमाके की जिद में आने से बच गए थे। सड़क की दूसरी तरफ खेत थे। वो फौरन इन खेतों में घुस गए और इन्होंने खुद को संभालते हुए इस छत की तरफ मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी थी, जिस तरह उन्होंने मिसाइल आते देखे थे। इधर जोले और साले ने गली में मुसल्लह अफराद को आते देखा तो फौरन नीचे लेट गईं और उन्होंने रॉकेट गनों से इन पर रॉकेट बरसा दिए। एक रॉकेट एक मुसल्लह शख्स के जिस्म से टकराया और जोरदार धमाके से न सिर्फ उसका जिस्म बल्कि उसके करीब मौजूद दूसरे अफराद के भी टुकड़े उड़ गए, जबकि दूसरा रॉकेट ऐन सड़क पर गिरकर फटा, जिससे गली का एक हिस्सा उड़ गया और गली में पत्थरों के टुकड़ों ने इर्द गिर्द मौजूद अफराद को जख्मी कर दिया। चलिए, सामने खेत है, हमें इस तरफ जाना चाहिए। अगर मुसल्लह अफराद इस तरफ आ गए तो फौरन हमें अपनी जिद में ले लेंगे। सोने ने जोले से मुखातिब होकर, इस तरह भी मुसल्लह अफराद मौजूद है, हम सड़क क्रॉस करेंगे तो फौरन इनकी नज़रों में आ जाएंगे। जोलिया ने कहा, जहाँ रुकना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। क्यों न हम जोआना की तरह इस मकान में कूद जाएं। सब तो तनवीर ने इस इलाके का सर्वे किया था। यहाँ ज़्यादातर मकान खाली हैं और इनकी छतें आपस में मिली हुई हैं। हम छतों से होते हुए यहाँ से दूर चली जाएंगे। साले ने कहा, हाँ, ये मुनासिब रहेगा। तुम ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हें कवर करती हूँ। इन बैगों को भी हमने साथ ले जाना है। जोले ने कहा तो साले सर हिलाकर दीवार पर चढ़ गई। जोले ने एहतियातन गली की तरफ मजीद 2 रॉकेट बरसाए ताकि दुश्मनों को एहसास रहे कि वो खाली हाथ नहीं है और वो सोच समझ कर आगे बढ़े। साले दीवार पर तिरछी होकर लटक रही थी। जोले ने एक बैग उठाकर इसे पकड़ा दिया तो साले ने इसे खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। इसी तरह जोले ने इसे दूसरा बैग थमा दिया। साले ने बैग संभाला और इसे लड़ में मौजूद घास पर फेंककर अंदर कूद गई। जोले ने इसे अंदर जाते देखा तो उसने रॉकेट गन का पट्टा गर्दन में डाला और उछलकर दीवार को पकड़ लिया। उसे दीवार से बाजुओं से अपना जिस्म समेटते हुए ऊपर उठाया और दीवार पर आ गई। दूसरे लम्हे वो भी अंदर कूद चुकी थी। सोले ने एक बैग उठा लिया, जबकि दूसरा बैग जोले ने उठा लिया था। सीढ़ियों की तरफ चलो, जोले ने कहा और वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ती चली गई। सीढ़ियां चढ़कर वो छत पर आई तो उन्होंने जवानों को खेत की तरफ मौजूद सड़क पर मिसाइल बरसा
आते देखा। जवाना, अगर हम यहाँ रुके रहे तो बहुत जल्द हमें घेर लेंगे, हमें इस इलाके से दूर जाना होगा, शोले ने कहा तो जवान ने इस बात में सर हिला दिया। शोले ने मशरक की दीवार की तरफ देखा तो दूसरी तरफ उसे दूसरे मकान की छत दिखाई दी। चूल्हे दीवार पर चढ़कर फौरन इस छत पर कूद के और इसके बाद सालिया और फिर जवाना दोनों बैग लेकर इस छत पर आ गया। छत के साइड पर दौड़ते हुए वो आगे बढ़े और तीसरे मकान की छत पर आ गए। इस तरह जो लम्हे जोरदार धमाका हुआ और इन्होंने इस मकान को धमाके से तबाह होते देखा, जिसकी छत पर जवान ने सड़क पर मौजूद कार पर मिसाइल बरसाए थे। शायद इन्हें इस मकान पर बम या फिर मिसाइल फेंकने का मौका मिल गया था। वो रुके बगैर छतों पर दौड़ते जा रहे थे। 8-10 मकानों की छतें फैलाकर जब वो आगे आए तो इन्हें मकान में एक गली दिखाई दी। गली तकरीबन 20 फुट चौड़ी थी। अगले मकान की छत पर चार दीवारी नहीं थी। क्या ख्याल है, नीचे चलेंगे या छलांगे लगाकर दूसरी छत पर जाना है? मुजोलिया ने कहा। नीचे चलते हैं, हो सकता है कि इस तरह से हमें दूसरे इलाके की तरफ जाने का कोई रास्ता मिल जाए। सौले ने कहा तो जोले ने इस बात में सर हिला दिया। इस मकान के दाएं बाएं खाली प्लाट थे। ये चूंकि नो तामीर इलाका था, इससे ज्यादातर मकान वहाँ खाली थे। जिन मकान में आबादी थी वो इन मकानों से हटकर काफी फासले पर थे। जोले को छत के साथ एक पाइप दिखाई दिया। वो छत पर से बारिश का पानी निकालने के लिए लगाया गया था। आओ, जोले ने कहा। उसने गली में झांका तो वहाँ कोई नहीं था। दूसरे लम्हे उसने पाइप को पकड़ा और नहायत तेजी से नीचे उतरती चली गई। चंद ही लम्हों में साले और जवाना भी नीचे आ गए थे। दाएं तरफ चलो, वो लोग भी इस इलाके का सर्वे कर रहे होंगे। इस तरह हम खेतों में घुस गए तो वो साइंस से हमें तलाश नहीं कर सकेंगे। चोले ने कहा तो वो दोनों सर हिलाकर दाएं तरफ मुड़कर तेज तेज चलते हुए सड़क की तरफ आए। उन्होंने गली के किनारे पर आकर मकानों की दीवारों के साइडों से लगाकर दाएं बाएं देखा। दूर दूर उन्हें कारों में लगी हुई आग के शोले दिखाई दे रहे थे। इस तरफ कोई नहीं है और वहां चूंकि अंधेरा भी था, इससे वो झुके झुके अंदाज में सामने मौजूद खेतों की तरफ बढ़ गए जहां बाढ़ लगी हुई थी। बाढ़ के एक साइड में रास्ता बना हुआ था और वो रास्ते से खेतों में घुसकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। इन्हें दूर से मुसलसल फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मिस जोलिया, वो देखे सामने एक फार्म हाउस है, इस तरफ चलते हैं। जवाना ने जोलिया से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, आओ, जोलिया ने कहा और वो तेजी से फार्म हाउस की तरफ बढ़ते चले गए। इस तरह भी खामोशी छाई हुई थी। फार्म हाउस के इर्द गिर्द कोई मौजूद ना था। उन्होंने फार्म हाउस के इर्द गिर्द का जायजा लिया और फार्म हाउस के दरवाजे के पास आ गए। फार्म हाउस खासा पुराना था, जिसका दरवाजा सालखुदा और जगह जगह से टूटा हुआ था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। जैसे ही वो फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए, अचानक वहाँ बेशुमार हैवी टॉर्चें रोशन हो गई और वो तेज रोशनी में नहा गए। खबरदार, अपना असला गिरा दो वरना हम तुम्हें भून कर रख देंगे, एक कड़कती आवाज ने कहा और वो तीनों तवील सांस लेकर रह गए। दुश्मन चलाक थे। उन्होंने इस इलाके की हर तरफ से घेराबंदी कर रखी थी और इन्हें शायद अंदाजा था कि ये लोग इस फार्म हाउस की तरफ जरूर आएंगे, इससे वो इनके आने से पहले ही फार्म हाउस के अंदर छुप गए थे। तेज रोशनी में इन्हें बेशुमार मुसल्लह अफराद दिखाई दे रहे थे, जिनकी मशीन गन्नों के रुख उनकी तरफ थे। इस कदर मशीन गन्नों की मौजूदगी में उनके पास फरार होने का कोई रास्ता ना था। चूल्हे के इशारे पर जवाना और साले ने मशीन गनें नीचे गिरा दी। चूल्हे ने भी अपनी गन नीचे गिरा दी थी। बैग में उतार दो कंधों से, इससे कड़कदार आवाज ने जवाना से कहा तो जवान ने होंठ भेजते हुए कंधों से दोनों बैग उतार कर नीचे रख दिए और कमर से लटके हुए मिसाइल लॉन्चर को भी उतार कर फेंक दिया। उस लम्हे मुसल्लह अफराद हरकत में और उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर अचानक उन्होंने मशीन गनों के दस्ते इनके सिरों पर मारे तो वो तीनों चटक चीखते हुए वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। साई की छलांग लगाते देखकर इमरान ने इससे बचना चाहा, मगर उसी लम्हे साई ने अपने जिस्म को तेजी से घुमाते हुए ना सिर्फ इसके गन वाले हाथ पर टांग मार दी, जिसके नतीजे में इमरान के हाथ से गन निकलकर दूर जा गिरी। साई इस तेजी से फिर घुमा और इससे दूसरी टांग इस अंदाज में इमरान के पहलू पर पड़ी कि इमरान उछलकर नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वो उठता, साई ने इसके ऊपर छलांग लगा दी, मगर इमरान ने बिजली की सी तेजी से करवट बदलते हुए अपनी दोनों टांगें घुमाकर साई के टांगों पर मारी तो साई उछलकर इसके करीब गिर पड़ा। इमरान के साथी ने भी इमरान पर एक साई को झपटते देख लिया था। इन्होंने फौरन गन्नें सीधी की, मगर दोनों चूंकि गिर चुके थे और अंधेरे में इनके हेवलों से सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इससे उन्होंने फायरिंग नहीं की थी। वो अपनी जगह पर ठटक गए थे। साई ने जमीन पर गिरे गिरे हाथ बढ़ाकर इमरान की गर्दन दबोचने की कोशिश की, मगर इमरान ने फौरन करवट ली, जिसके नतीजे में साई का हाथ जमीन से जा टकराया। इमरान ने टांग घुमाकर इस साई के पेट में मारनी चाहिए, मगर साया भी बेहद फुर्तीला मालूम होता था। उसने अपने जिस्म की सक्रियता और तेजी से करवट बदलकर उठकर खड़ा हुआ। इमरान ने भी उठने की देर न लगाई थी। इमरान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि साई ने जकलक उछलकर एक बार फिर इस पर हमला कर दिया। इमरान ने ऊपर वाला जिस्म दाएं तरफ झुका लिया, जैसे उसकी कमर में हड्डियों की बजाय स्प्रिंग लगा हुआ हो। इसका नीचे जिस्म अपनी जगह रुका हुआ था। जैसे ही साई उछलकर इमरान के करीब आया, इमरान का जिस्म बिजली की सी तेजी से सीधा हुआ और दूसरे लम्हे साई का जिस्म इमरान के दोनों हाथों के थपकी खाकर कलाबाजी खाता हुआ इसके अकब में जा गिरा था।
इमरान साय के जिस्म की थपकी देखकर मुड़ा ही था कि साय का जोरदार मुक्का इमरान के सीने पर पड़ा और इमरान बेइख्तियार लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। साय ने वाकई इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में अपने जिस्म को पीछे की तरफ झटका देकर सीधा होते हुए इमरान के सीने पर मुक्का मारा था। ये इमरान ही था जो इस जोरदार मुक्के की जब खाकर 2 कदम पीछे हट गया था। इसकी जगह कोई और होता तो यकीनन उसकी हड्डियां टूटकर इसके सीने के अंदर घुस गई होती। इस जोरदार मुक्के ने इमरान पर वाज़ेह कर दिया था कि इसका मुकाबिल कोई आम फाइटर नहीं है बल्कि बाकायदा तरबियत याफ्ता है। इमरान के लड़खड़ाकर पीछे हटते ही साय ने बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई और उल्टी कलाबाजी खाते हुए उसे इमरान के सीने पर 2 टांगे मारने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे इमरान का जिस्म यकलक कमान की तरह पीछे को झुका और उसने दोनों हाथ जमीन पर लटकाए हुए दोनों टांगे इस अंदाज में सामने की कमर पर मारी कि साय का एक जोरदार झटका लगा और इसका पूरा जिस्म रोल होता हुआ उठ गया था। इमरान ने सीधा होकर दोनों हाथों से साय को हवा में दबोचना चाहा, मगर यही वो गलती कर गया। जैसे ही उसने सीधा होकर साय को दोनों हाथों में दबोचना चाहे, साय ने फिजा में ही जिस्म को घुमाया और उसे घूमते हुए दोनों टांगे इमरान के गर्दन के अकबी हिस्से पर मार दी और उछलकर एक और कलाबाजी खाता हुआ ऐन इमरान के अकब में जा खड़ा हुआ, जबकि इमरान अपनी गर्दन के अकबी हिस्से में जोरदार ज़रब खाकर बेइख्तियार नीचे झुक गया था। वो इमरान था, वरना इसकी जगह कोई और होता तो यकीनन मुँह के बल ज़मीन पर गिर जाता। इमरान ने झुकते ही नहायत तेजी से अपने जिस्म को घुमाया और मुड़कर साय के सामने इस तरह खड़ा हो गया जैसे इस कदर खौफनाक ज़रब उसे लगी ही ना हो। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे। फिर अचानक इमरान ने हरकत की और वह तेजी से साय की तरफ झपटा। साय ने इसके भरपूर वार से बचने के लिए तेजी से जगह बदली, लेकिन इमरान ने साय करीब आकर अपने जिस्म को तेज रफ्तार लट्टू की तरह घुमाया और इसका बाजू पूरी कुव्वत से साय की पसलियों से खौफनाक अंदाज में टकराया और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे दीवार की तरफ झुका। इससे पहले कि वह दीवार से टकराकर गिर पड़ता, इमरान पूरे जोर से उछला और इसने अचानक फ्लाइंग किक साय के सामने सीने पर मार डाली। इस बार साय को इमरान की फ्लाइंग किक से बचने का कोई रास्ता न मिला था। वो फ्लाइंग किक खाकर पीछे दीवार से टकराया और एक धमाके से नीचे गिर गया। इस बार साय के हलक से बेइख्तियार आवाज़ निकल गई थी। साय ने उठना चाहा, मगर उसी लम्हे इमरान ने जो इसके करीब आ गया था इसके पहलू पर जोरदार टांग मारी थी। साय के पहलू में ज़रब पड़ी और इसका जिस्म रोल होकर साइड पर जा गिरा। इमरान ने आगे बढ़कर इसे एक बार फिर टांग मारने की कोशिश की, मगर इस बार साय ने झपट कर इसकी टांग पकड़ी और इसने इमरान की टांग पकड़कर पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को घुमा दिया, जिसके नतीजे में इमरान का जिस्म फिजा में घुमा और वह उलट कर गिर गया। साय के हाथ में इमरान की टांग थी, वो इस टांग पकड़े खड़ा था और इसने इमरान के जिस्म को घसीटना चाहा, मगर उसी लम्हे इमरान ने अपने जिस्म को मुखालिफ सिमत में घुमाते हुए इसके पेट में पूरी कुव्वत से दूसरी टांग मार दी। साय के हाथ से इमरान की टांग निकल गई थी। वो बुरी तरह लड़खड़ा कर कई कदम पीछे हट गया था। इससे पहले कि वो दोबारा इमरान पर हमला आवर होता, इमरान ने अपने जिस्म को सीधा किया और उछल कर खड़ा हो गया। अच्छा लड़ाका हो, इमरान ने साय की तरफ गौर से देखते हुए कहा। तुम भी, साय ने कहा। फिर वो दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ झपटे, मगर फिर अचानक वो दोनों यूं ठिठक कर रख गए जैसे चाबी भरे खिलौने चाबी खत्म होने पर यकदम रुक जाते हैं। हाय, क्या ये मेरे कान बजे हैं या मैंने सचमुच मेजर प्रमोद की आवाज़ सुनी है? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अगर तुम्हारे कान बज रहे हैं तो फिर यकीनन मेरे भी कान बज रहे हैं। तुम अली इमरान हो ना? साय ने कहा, जो समय मेजर प्रमोद था। वो दोनों दानिस्तगी और अंधेरे में एक दूसरे से टकरा गए थे। अब जब उन्होंने एक दूसरे की आवाज़ें सुनी तो दोनों ठटक गए थे। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। शुक्र करो ये बजने बजाने के चक्कर में हमने एक दूसरे को पहचान लिया, वरना आज हम में से एक आधा जरूर पार लग जाता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यही मैं सोच रहा था कि आज तक मेरे मुकाबले में कोई चंद लम्हे भी नहीं ठहर सका, फिर ये कौन है जो नहायत ढिठाई से मेरा मुकाबला कर रहा है? मेजर प्रमोद ने भी जाबन मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन था कि सिल्वर पावर हसूल के लिए तुम यहीं आओगे, मगर तुम्हारी और मेरी मुलाकात यहाँ होगी ये मैंने नहीं सोचा था, इमरान ने कहा। और तुम भी सिल्वर पावर के लिए काम कर रहे हो? मेजर प्रमोद ने कहा। क्या करूँ, रोजी रोटी का मामला है, इमरान ने कहा। रोजी रोटी का मामला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मेजर प्रमोद ने हैरान होते हुए कहा। चीफ ने कान पकड़कर जबरदस्ती यहाँ भेज दिया है कि जाओ और जैसे भी हो सिल्वर पावर हासिल करके वापस आओ, वरना मुझे फ्रीलांसर का कोई आइंदा किसी मिशन पर नहीं भेजेगा, और अगर ऐसा हो गया तो तुम जानते हो कि फिर मेरा क्या हाल होगा। और मेरे पल्ले तो वैसे भी एक फूहड़ मिजाज खानसामा पड़ा हुआ है जिसको चाय के एक कप के लिए भी लंबी लंबी रकमें देनी पड़ती हैं। इमरान ने कहा तो मेजर प्रमोद बेइख्तियार हंस पड़ा। अकेले आए हो जहाँ? मेजर प्रमोद ने कहा। नहीं, आया तो बैंड बाजे के साथ था, मगर वो सब बैंड बाजे लेकर न जाने कहाँ गायब हो गए हैं, इमरान ने कहा। मतलब तुम अपने साथियों के साथ आए हो जहाँ? मेजर प्रमोद ने कहा। हम आपके करीब ही हैं इमरान साहिब। आप मेजर साहिब से जिस अंदाज में लड़ रहे थे हम समझ में नहीं आ रहे थे कि हम क्या करें। वैसे भी आप लड़ते हुए किसी के दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, इसलिए हम खामोश थे। अचानक एक सतून के पीछे से सफदर ने निकलकर इनके करीब आते हुए कहा, और फिर बारी बारी बाकी मेंबरान भी मुख्तलिफ अतराफ से निकल कर आ गए थे। यानी तुम सब खामोशी से तमाशा देख रहे थे? अगर ये मेजर की जगह कोई और होता तो फिर? इमरान ने इन्हें घूरते हुए कहा।
तुम दोनों अंधेरे में लड़ रहे थे और अंधेरे में हम तुम्हें भला क्या मदद कर सकते थे। हमें क्या मालूम था कि तुम कहाँ हो और तुम पर हमला आवर कौन है। ये तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे भी इमरान साहिब, आपसे लड़ाई में भला कौन जीत सकता है। ये तो मेजर प्रमोद का होसा है जो आपके वारिस सह गए थे, वरना कोई और होता तो अब तक गर्दन तुड़वाकर जमीन पर तड़प रहा होता। कैप्टन शकील ने कहा तो उसकी बात सुनकर मेजर प्रमोद हंस पड़ा। देखा मेजर प्रमोद, तुमने इन सबको बस बात ही बनानी आती है। इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो मेजर प्रमोद एक बार फिर हंस पड़ा। यहाँ किस लिए आए थे तुम? मेजर प्रमोद ने इमरान से पूछा। जिसके लिए तुम आए थे, इमरान ने उसके अंदाज में कहा। मार्शल हास्टू, तुम हमें भी इस बात का इल्म हो चुका है कि सिल्वर पावर के बारे में मार्शल हास्टू जानता है। मेजर प्रमोद ने कहा, मुझसे पहले तुमने मार का मार लिया है, क्या बताया है मार्शल हास्टू ने तुम्हें? इमरान ने कहा। मार्शल हास्टू यहाँ होता तो मुझे कुछ बताता, वो तो गधे के सर से सींग की तरह गायब है। मेजर प्रमोद ने कहा। अरे वाकई, अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? इमरान ने चौंकते हुए कहा। मालूम नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक तो इसे इस वक्त अपनी रैजगाह में ही होना चाहिए था, शायद वो आने ही वाला है। मेजर प्रमोद ने कहा। ओह, तो फिर हमें इसके इस्तकबाल की तैयारी करनी चाहिए, इमरान ने कहा। क्या करोगे तुम? मेजर प्रमोद ने कहा। करना क्या है, आराम से अंदर चलकर बैठते हैं, किचन में जाकर कॉफ़ी बनाकर पीते हैं। जब माशा हाशू आएगा तो एक मग कॉफ़ी का इसे भी पेश कर देंगे और इसे सिल्वर पार्क के बारे में पूछ लेंगे, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। और वो साइंस से तुम्हें बता देगा, मेजर प्रमोद ने हंसकर कहा। नहीं बताएगा तो मैं इसके सर पर इतने जूते मारूंगा कि ना सिर्फ इसका सर गंजा हो जाएगा बल्कि वो नाक के रास्ते सारी कॉफ़ी तक निकाल देगा और इसने माल मुफ्त समझकर पी होगी, इमरान ने कहा। इमरान साहिब, क्या लाइट ऑन कर दूं? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ भाई, ये काम पहले करो, अंधेरे में हमसे भूतों के रिश्तेदार मालूम हो रहे हैं और तुम जानते हो कि मैं भूतों से किस कदर डरता हूँ, खासतौर पर तनवीर जैसे भूत से। इमरान ने कहा तो वो सब हंस दिए, जबकि मेजर प्रमोद की मौजूदगी में तनवीर सिवाय मुंह बनाने की कुछ ना कर सका था। तुम्हारे साथ कौन कौन है? इमरान ने मेजर प्रमोद से पूछा। आफ्ताब सईद को साथ लाया था, मेजर प्रमोद ने कहा। और लेडी ब्लैक, कैप्टन नवाज और लाटोश, क्या वो नहीं आए? इमरान ने कहा। आए हैं, वो सब अपने ठिकाने पर चले गए हैं। मैं जहाँ कर्नस कार्नू की मदद से आफ्ताब सईद के साथ आया हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। कर्नस कार्नू? ओह, क्या कर्नस कार्नू यहाँ है? इमरान ने चुनकर कहा। हाँ, क्यों? मेजर प्रमोद ने कहा। अरे यार, कर्नस कानू और मार्शल हास्टू को एक दूसरे की हर बात का इल्म होता है। मार्शल हास्टू कहाँ है? वो कब तक यहाँ आएगा? ये जरूर जानता होगा, इमरान ने कहा। उसे लम्हे कोठी में रोशनी फैलती चली गई। कैप्टन शकील ने जाकर शायद मेन स्विच ऑन कर दिया था। जैसे ही रोशनी हुई, इन्होंने अंदरूनी दरवाजे के पास एक नौजवान को खड़े देखा। वो शायद काफी देर से वहां मौजूद था और खामोशी से इनकी लड़ाई देख रहा था और अब बातें सुन रहा था। ये आफ्ताब सईद है, मेजर प्रमोद ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर आफ्ताब सईद बाहर आया और उसने बारी बारी इनसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया। मेजर प्रमोद ने भी इनसे हाथ मिलाया और फिर वो इन्हें लिए हुए कमरे में इस तरफ बढ़ गया जिसमें कर्नस कानू बेहोश पड़ा था। जैसे मेजर प्रमोद और आफ्ताब से कमरे में दाखिल हुए तो बेइख्तियार उछल पड़े क्योंकि कर्नस कानू कमरे से गायब था। क्या हुआ तुम दोनों को? क्या किसी सांप ने काट लिया? इमरान ने इन दोनों को उछलते देख कर कहा। कर्नस कानू निकल गया है, मेजर प्रमोद ने कहा तो उसकी बात सुनकर इमरान बुरी तरह चुप पड़ा। ओह, कर्नस कानू का यहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, ढूंढो उसे, वो अभी यहीं होगा, इमरान ने कहा। तेजी से बाहर निकल गया। मेजर प्रमोद और इमरान के साथी भी बाहर आ गए और फिर इन्होंने पूरी रिहाइश का चेक कर लिया, मगर कर्नस कानू तो वहां से ऐसे गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। मैं तो तुमसे कहा भी था कि तुम कर्नस कानू के पास रहोगे, मगर तुम इसे छोड़कर यहाँ चले आए। क्या तुम्हारा बाहर आना जरूरी था? मेजर प्रमोद ने आफ्ताब सईद को घूरते हुए कहा। सॉरी सर, वो मैं आफ्ताब सईद ने मेजर प्रमोद को गुस्से में देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा मेजर प्रमोद, कर्नस कानू के हुक्म से हम पर सार्क लैंड की सारी मिलिट्री चढ़ दौड़ेगी, इमरान ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी कर्नस कानू के यहाँ से निकल जाने की वजह से मार्शल हास्टू के यहाँ आने के चांस खत्म हो गए हैं। अब वो यहाँ आएगा ही नहीं तो हमारे यहाँ रुकने का क्या फायदा, मेजर प्रमोद ने होंठ चबाते हुए कहा। ओके आओ चलें, इमरान ने कहा। तुम्हें अपने साथियों के साथ अपने रास्ते पर जाओ, मैं अपने रास्ते पर जाऊँगा, मेजर प्रमोद ने कहा। अरे वो क्योंकि हमारे रास्ते चलते हुए डर लगता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी इमरान, मैं जहाँ अपने मुल्क के लिए काम करने आया हूँ और तुम अपने मुल्क के लिए, हम दोनों का मकसद सिल्वर पावर का हसूल है। सिल्वर पावर पहले किसके हाथ लगता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब चूंकि मुझे मालूम हो गया है कि सिल्वर पावर के लिए तुम भी जहाँ मौजूद हो तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा और जैसे भी मुमकिन हुआ मैं इसे ही हासिल करके रहूंगा। ये तो इत्तेफाक है कि हम दोनों जहाँ नादानिस्तगी में टकराव हो गया। अब हम ही दोनों में से कोई भी ये नहीं जानता कि सिल्वर पावर कहाँ है, इससे तुम्हें मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार हमारा टकराव हुआ तो वो नादानिस्तगी में नहीं होगा। सिल्वर पावर या तो तुम ले जाओगे या फिर मैं, और ऐसी ही सूरत में होगा जब हम में से कोई एक जिंदा रहेगा, मेजर प्रमोद ने तेज तेज लहजे में कहा। तकरीर अच्छी कर लेते हो, वैसे तुम मुझे समझा रहे हो या धमकी दे रहे हो, इमरान ने कहा। जो चाहे समझो,
मेजर प्रमोद ने कांधे उचकाते हुए कहा, ओके तुम फिर दुआ करना कि दोबारा हमारा सामना ना हो, वरना इस बार बाकी मौत की जंग होगी और इस जंग में जो जीतेगा वही सिल्वर पावर का हकदार होगा। इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा, डन। मेजर प्रमोद ने इमरान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा और इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। डन डना डन डन। इमरान ने इसका हाथ थमाते हुए मुस्कुरा कर कहा तो मेजर प्रमोद के होठों पर भी ना चाहते हुए मुस्कुराहट आ गई। आफताब सईद और इमरान के साथियों से इन दोनों की तरफ देख रहे थे, जो अभी दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे और अब इन दोनों के तेवर ही बदले हुए थे और वाज़ेह लफ्जों में एक दूसरे को मौत की धमकियां दे रहे थे। अब इजाजत, मेजर प्रमोद ने कहा। जरूर, इमरान ने कहा तो मेजर प्रमोद ने एक बार फिर इमरान और उसके साथियों के साथ हाथ मिलाया और कमरे से निकलता चला गया। आफताब सईद ने भी इनसे हाथ मिलाया और मेजर प्रमोद के पीछे हो लिया। चलो दोस्तों, हम भी चलते हैं, अब हमने जहाँ रहकर क्या करना है, इमरान ने कहा तो इनके साथियों ने इस बात में सर हिलाए। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर वो सब उछल पड़े। उस लम्हे इमरान को तेज और नागवार सी बू का एहसास हुआ, लेकिन वो इस कदर तेज आवर थी कि इमरान के ज़हन में जकलक अंधेरा सा छा गया। उसे सर झटक कर अंधेरा दूर करने की कोशिश की, मगर बेसुध। दूसरे लम्हे वो किसी खाली होते हुए बोरे की तरह गिरता चला गया। मेजर प्रमोद और उसके साथी जैसे ही कर्नल स्कार्नो को लेकर तय खाने से बाहर निकले, अचानक मेजर ग्रोम ने आंखें खोल दी। इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासरात थे। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और उठने की कोशिश करने लगा, मगर तकलीफ की शदीद लहर इसके पूरे जिस्म में सरायत करती चली गई और वो एक बार फिर जमीन पर गिर गया। उसे अपने दाएं कांधे पर पेट में आग सी लगी हुई मालूम हो रही थी। मेजर प्रमोद के साथियों ने जैसे ही उसे और उसके साथियों को हलाक करने का हुक्म दिया था और उसके साथियों ने उन पर मशीन गनों से गोलियां बरसाई थी, मेजर ग्रोम फौरन अपने एक साथी की आड़ लेते हुए गिर गया था, मगर इसके बावजूद वो गोलियां इसके साथी के जिस्म को क्रॉस करती हुई इसके दाएं कांधे और पेट में जा लगी थी। शदीद तकलीफ के एहसास के बावजूद उसने अपने होश बहाल रखे थे और वह इस तरह साकित हो गया था जैसे गोलियों का शिकार होकर हलाक हो गया हो। मेजर प्रमोद और इसके साथी स्टोर रूम के अस्से से थैले भरकर और कर्नल स्कार्नो को वहां से लेकर निकल गए थे और उनके जाते ही मेजर ग्रोम ने आंखें खोल दी थी। वो चल हमें इसी तरह पड़ा रहा और फिर उसने एक बार फिर जमीन पर हाथ रखाए और आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते हुए उसके सारे जिस्म में आग लग सी गई थी, मगर मेजर ग्रोम दांतों पर दांत जमाकर उठ कर बैठ गया। उसके कांधे और पेट से मुसलसल खून निकल रहा था। इसने एक हाथ अपने पेट पर और एक जख्मी कांधे पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। पैरों पर खड़े होते ही एक बारगी इसके जहन में अंधेरा सा आ गया था, मगर इसने सर झटक कर अंधेरे को दूर किया और झुके झुके अंदाज में लड़खड़ाते कदमों से एक मशीन की तरफ बढ़ने लगा। मशीन के करीब जाकर उसने दोनों हाथों से मशीन का सहारा ले लिया। अगर वो ऐसा ना करता तो वो यकीनन लहराता हुआ गिर जाता। मशीन का पकड़कर वो चंद लम्हे सर झटक कर जोर जोर से हाँफता हुआ सांस लेता रहा। फिर उसने खुद को सीधा किया और खून से भरे हुए और लरसते हाथों से मशीन का एक बटन प्रेस कर दिया। जैसे मशीन का बटन प्रेस हुआ, मशीन में जकलक जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। मशीन पर लगे मुख्तलिफ रंगों के बल्ब जकलक जलना बुझना शुरू हो गए थे। मेजर ग्रोम मशीन का सहारा लेते हुए मशीन के करीब रखी एक स्टूल नुमा कुर्सी पर बैठ गया। उसे हाथ बढ़ाकर जल्दी जल्दी मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर उसने मशीन की साइड में हुक से लगा हुआ हेडफोन उतारा और इसे कानों पर चढ़ा लिया। हेलो हेलो मेजर, कॉलिंग फ्रॉम JB3 हेडक्वार्टर, ओवर। उसने तकलीफ भरी आवाज में मुसलसल बोलते हुए कहा। जी ए हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक रक्त सी आवाज़ सुनाई दी। मैं KGB3 का नंबर 2 मेजर ग्रूम हूँ, मेरी ग्रीन मास्टर से बात कराओ फौरन, ओवर। मेजर ग्रूम ने तकलीफ ज़दा होने के बावजूद अपने लहजे में रक्तगी पैदा करते हुए कहा। मेजर ग्रूम, अपना बैच नंबर बताओ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो मेजर ग्रूम ने अपना बैच नंबर बता दिया। ओके होल्ड ऑन, मैं ग्रीन मास्टर को कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ओवर, मेजर ग्रूम ने कहा और दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। यस ग्रीन मास्टर, ओवर। दूसरी तरफ से एक इंतहाई सर्द आवाज़ सुनाई दी। KGB3 का नंबर 2 ग्रूम मैनेजर बोल रहा हूँ, मास्टर, ओवर। मेजर ग्रूम ने हनीफ से लहजे में कहा। ओह मेजर ग्रूम, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है, ओवर। दूसरी तरफ से ग्रीन मास्टर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं शदीद जख्मी हूँ मास्टर, मेरे दाएं कंधे और पेट में गोलियां लगी हैं, ओवर। मेजर ग्रूम ने कहा। ओह ये कैसे, किसने मारी हैं गोलियां, ओवर। दूसरी तरफ से चूंकते हुए कहा गया तो मेजर ग्रूम ने ग्रीन मास्टर को मेजर प्रमोद और इसके साथियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। ओह मेजर प्रमोद कर्नल स्कार्नो को ले गया है, कहाँ वो कर्नल स्कार्नो को कहाँ और क्यों ले गया, ओवर। दूसरी तरफ से ग्रीन मास्टर ने सारी तफसील सुनकर बुरी तरह से चूंकते हुए कहा। वो जहाँ भी गए हैं मैंने यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो हेडक्वार्टर की कारें ले गए हैं, कर्नल स्कार्नो मेरी और हेडक्वार्टर में मौजूद तमाम कारों में ट्रैकर लगे हुए हैं जिनका लिंक सर सैटेलाइट से है। तुम फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई करो और जैसे भी हो इनको गिरफ्तार या हलाक करो और इनसे कर्नल स्कार्नो को आज़ाद कराओ। हेडक्वार्टर में 4 कारें हैं और एक जीप मौजूद है, मैं इनके ट्रैकर कोड तुम्हें बता देता हूँ। तुम सर्चिंग सेंटर में जाकर इन कोड से चेक कराओ कि कारें कहाँ गई हैं और फिर इनके खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो।
तुम चूंकि मेरे ब्रदर इन लॉ हो, इसलिए मैं किसी दूसरी एजेंसी की बजाय तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि इसका क्रेडिट तुम्हें मिल सके। ओवर। मेजर ग्रूम ने मुझसे बोलते हुए कहा। ओह थैंक यू मेजर ग्रूम, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम कहाँ हो? अगर तुम ज्यादा जख्मी हो तो मैं अपने आदमी भेज देता हूँ ताकि वो तुम्हें जल्द से जल्द किसी अस्पताल में पहुंचा दे। ओवर। दूसरी तरफ से ग्रीन मास्टर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी हालत खराब जरूर है मगर इतनी भी नहीं कि मैं किसी नजदीकी अस्पताल भी ना पहुंच सकूं। तुम बस वो करो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। ओवर। मेजर ग्रूम ने कहा, ठीक है, मैं अभी और फौरन कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से ग्रीन मास्टर ने कहा। ओके। ओवर एंड ऑल। मेजर ग्रूम ने कहा और उसने हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस किया तो ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। उसने दोनों हाथों से सर से हेडफोन उतार कर मशीन पर रख दिया। ग्रीन एजेंसी साकलैंड में KGB 3 मिलिट्री इंटेलिजेंस और साकलैंड सीक्रेट सर्विस के बाद चौथे नंबर थी, जिसका एक एक मेंबर ग्रीन मास्टर का चुना हुआ और इंतहाई तरबियत याफ्ता था। इस एजेंसी के मेंबरान बेहद फाल, तेज रफ्तार और इंतहाई फास्ट एक्शन के कायल थे। खासतौर पर इस एजेंसी का चीफ, जिसको कोड नाम ग्रीन मास्टर था, इंतहाई ज़हीन, शातिर और दुरंदेश इंसान था। वो मेजर ग्रूम का बरदानस्ती था। मेजर ग्रूम इसे बेहद पसंद करता था और अक्सर इसकी एजेंसी को क्रेडिट दिलाने के लिए JB 3 के खुफिया इंफॉर्मेशन उसे देता रहता था। कर्नल कानू को चूंकि मेजर प्रमोद और इसके साथी ले गए थे और मेजर ग्रूम ने खुद सुना था कि मेजर प्रमोद को हेडक्वार्टर में मौजूद हर शख्स को अपने साथियों की मदद से हलाक कर दिया था, तो इसने मेजर प्रमोद और इसके साथियों के बारे में ग्रीन एजेंसी को बाखबर करने का फैसला कर लिया था। अगर ग्रीन एजेंसी इन मुजरिमों के खिलाफ हरकत में आ गई तो फिर इन मुजरिमों के लिए साकलैंड की जमीन तंग हो जाएगी। वो ग्रीन एजेंसी की नजरों से ज्यादा देर छुपे ना रह सकेंगे, इससे वो अब खासा मुतमईन था। वो ट्रांसमीटर मशीन के सामने से उठ ही रहा था कि अचानक मशीन से मुतरत्तिम आवाज सुनाई दी तो मेजर ग्रूम उठते उठते रुक गया। उसने मशीन की तरफ देखा तो उसका सिर्फ बल्ब जल बुझ रहा था, जिसका मतलब था कि मशीन में कोई ट्रांसमीटर कॉल आ रही है। कौन हो सकता है? मेजर ग्रूम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने एक बार फिर हेडफोन कानों पर चढ़ाया और मशीन का एक बटन प्रेस कर दिया। सुर्ख बल्ब बुझ गया और उनकी जगह सब्ज बल्ब जल उठा। हेलो हेलो, मेजर रास्कोव कॉलिंग फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस स्क्वाड। ओवर। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। यस मेजर ग्रूम अटेंडिंग यू फ्रॉम KGB 3 हेडक्वार्टर। ओवर। मेजर ग्रूम ने खुद को संभालते हुए कहा। मेजर ग्रूम, मेरी कर्नल कानू से बात कराओ अभी फौरन। ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा। कर्नल कानू हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है, आपने इनसे क्या बात करनी है? ओवर। मेजर ग्रूम ने कहा। कर्नल कानू हेडक्वार्टर में नहीं है, वो कहाँ गए हैं? वो मेरी इनसे बात करनी बहुत जरूरी है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। मैं KGB 3 का नंबर 2 हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेजर, कर्नल साहिब आएंगे तो मैं इनको आपका पैगाम दे दूंगा। ओवर। मेजर ग्रूम ने दांतों पर दांत जमाते हुए बमुश्किल तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कहा। ठीक है, कर्नल साहिब से कहें कि हमने राष्ट्र कॉलोनी को कोठी नंबर 210 का खुफिया रास्ता खोल लिया है। हम इस खुफिया रास्ते से होते हुए दूसरी कोठी की तरफ गए तो हम पर कोठी पर मौजूद मुजरिमों ने यकलख्त हमला कर दिया। हमारी इनके साथ शदीद झड़प हुई है और इन्होंने फरार होने की कोशिश की, मगर हमने एक फार्म हाउस में इन्हें घेर लिया है। अब वो हमारे कब्जे में है, इनका क्या करना है? मार्शल हांस ने हमें हुक्म दिया था कि इनके बारे में हम KGB 3 के चीफ कर्नल कानू को ब्रीफ करेंगे। ओवर। दूसरी तरफ से मेजर रास्कोव ने कहा। और क्या इन मुजरिमों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से? ओवर। मेजर ग्रूम ने चुनकर कहा। यकीनी बात, हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। ओवर। दूसरी तरफ से मेजर रास्कोव ने कहा। इनकी तादाद कितनी है और वो कहाँ है अब? ओवर। मेजर ग्रूम ने पूछा। फिलहाल हमने 2 लड़कियों और एक सियाफाम को गिरफ्तार किया है। इनके दूसरे साथी गायब है, जिनकी तादाद 5 है। हम इनके तलाश में छापे मार रहे हैं, शायद वो किसी दूसरी तरफ निकल गए हैं, लेकिन बहरहाल हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जैसे इनके बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको फौरन इन्फॉर्म कर देंगे। ओवर। दूसरी तरफ से मेजर रास्कोव ने मुसलसल बोलते हुए कहा। सुनो मेजर रास्कोव, मार्शल हांस्टन ने इन पाकिस्तानी एजेंटों का टास्क हमें दे दिया है। KGB 3 और ग्रीन एजेंसी इसी टास्क पर काम कर रही हैं। तुमने जिन 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया है, इन्हें अपनी फाइल में रखो और दूसरे मुजरिमों को तलाश करो। मैं कर्नल कानू से बात करता हूँ। कर्नल कानू तुम्हारे पास KGB 3 पर या ग्रीन एजेंसी के अफराद भेजेंगे तो तुम इन मुजरिमों को इनके हवाले कर देना, समझे तुम? ओवर। मेजर ग्रूम ने सख्त लहजे में कहा। ग्रीन एजेंसी ओ मगर? ओवर। दूसरी तरफ से मेजर प्रास्को ने चूंकते हुए कहा। जब तक मार्शल हांस्टन वापस नहीं आ जाते तुम सब हमारे अंडर काम करोगे और तुमसे जो कहा जाए इस पर अमल करना तुम्हारी ड्यूटी है। ओवर। मेजर ग्रूम ने सख्त लहजे में कहा। यस यस सर। ओवर। दूसरी तरफ से मेजर रास्कोव ने बुझे हुए लहजे में कहा। ओके। ओवर एंड ऑल, मेजर ग्रूम ने कहा और हाथ बढ़ाकर इसने राब्ता खत्म करने वाले बटन प्रेस कर दिया। मेजर रास्कोव से राब्ता खत्म करके उसने एक बार फिर ग्रीन एजेंसी की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और एक बटन प्रेस कर दिया। यस GA हेडक्वार्टर। ओवर। दूसरी तरफ से वही पहले वाली आवाज सुनाई दी। मेजर ग्रूम फ्रॉम JB 3 हेडक्वार्टर। ओवर। मेजर ग्रूम ने कहा। और यस मेजर, GM हेडक्वार्टर से अपनी फोर्स लेकर निकल चुके हैं। इन्होंने कहा था कि आपकी कॉल आए तो आपको इन्फॉर्म कर दूं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ग्रीन मास्टर के बाद हेडक्वार्टर का इंचार्ज कौन है? और मेजर ग्रूम ने कहा। इनके नंबर 2 सर दाजोफ। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया।
बात कराओ इनसे, ओवर। मेजर ग्रूम ने कहा। यस सर, होल्ड करें, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर। मेजर ग्रूम ने कहा तो दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। यस डाजोफ, ओवर। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से एक खुदरी सी आवाज सुनाई दी। डाजोफ, मैं मेजर ग्रूम बोल रहा हूँ, ओवर। मेजर ग्रूम ने कहा। ओ यस मेजर, क्या हाल है, कैसे हो? बड़ा अरसा हो गया है तुमसे मुलाकात किए हुए। कहाँ रहते हो आजकल, ओवर? दूसरी तरफ से डाजोफ ने बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। मैंने तुम्हें हाल अहवाल बताने के लिए कॉल नहीं की, मेरी बात ध्यान से सुनो। बलगानवी एजेंटों के बारे में तुम्हें ग्रीन मास्टर ने तफसीलात बताई होंगी। मैं ग्रीन मास्टर को पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में भी कुछ बताना चाहता था। जिस तरह बलगानी एजेंटों के खिलाफ KGB-3 काम कर रही है, इस तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर रही थी। मार्शल हांसर ने अपने एक मुखबिर को इतला पर राष्ट्र कॉलोनी के एक रिहाइशगाह पर रेड किया था, जहाँ चंद पाकिस्तानी एजेंट मौजूद थे। मार्शल हांसर और इसकी फोर्स ने जब इस रिहाइशगाह पर रेड किया तो पाकिस्तानी एजेंट इस रिहाइशगाह के और खुफिया रास्ते से निकलकर वहां से गायब हो गए। मार्शल हास्टो के साथी मुसलसल इस खुफिया रास्ते को तलाश कर रहे थे जहां से मुजरिम निकल भागे थे। फिर मार्शल हास्टो को प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर एक स्पेशल मिशन पर जाना पड़ा। जाते जाते मार्शल हास्टो ने कर्नल स्कारनो को कॉल करके इन पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में तफसीलात बता दी थी और कर्नल स्कारनो से कहा गया था कि इसकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी एजेंटों के सिलसिले में भी काम करें, जिस पर कर्नल स्कारनो ने हामी भर ली थी। मार्शल हास्टो ने अपने साथियों को हुक्म दिया था कि वो इसके जाने के बाद अपनी तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट कर्नल स्कारनो को देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर रास्कोफ ने मुझे कॉल की थी। इसने मुझे बताया है कि उसने राष्ट्र कॉलोनी की रिहाइशगाह से खुफिया रास्ता तलाश कर लिया है। वो रास्ता इस रिहाइशगाह से दूर एक और रिहाइशगाह में निकलता है। पाकिस्तानी एजेंट इस रिहाइशगाह में मौजूद थे, जिस पर मेजर रास्कोफ और इसके साथियों ने फौरन अटैक कर दिया। उसे 3 पाकिस्तानी एजेंटों को जिंदा पकड़ लिया है, जिनमें 2 लड़कियां और एक सियाह फाम है, जबकि इनके बाकी साथी फरार हो गए हैं। वो इनकी तलाश में हैं, जल्दी वो भी पकड़े जाएंगे। ग्रीन मास्टर आए तो उनसे कहना कि वो फौरन मेजर रास्कोफ से बात करें और इसकी तहवील से इन एजेंटों को हासिल कर ले। मैंने इसी से मेजर रास्कोफ को हदायत दे दी है, वो इन मुजरिमों को ग्रीन एजेंसी के हवाले कर देगा, ओवर। मेजर ग्रूम ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ओ ठीक है मेजर, जैसे ही जी आएंगे मैं उन्हें तुम्हारी बताई तफसीलात बता दूंगा, ओवर। दूसरी बात सुनकर दूसरी तरफ से डाजोफ ने कहा। ओके, ओवर एंड। और मेजर ग्रूम ने बात खत्म करते हुए कहा। जख्मों से मुसलसल खून के खराज की वजह से इसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो सोच रहा था कि अगर वो जल्द से जल्द किसी नज़दीकी अस्पताल में ना गया तो इसका जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने कानों से हेडफोन उतारकर मशीन पर रखा और पेट को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ा हुआ। वो उठा ही था कि अचानक स्टोर रूम में एक हौलनाक धमाका हुआ। धमाका इस कदर खौफनाक और शदीद था कि मेजर ग्रूम जकलक उछल कर गिर पड़ा। उस लम्हे स्टोर रूम में जैसे हजारों बम फट पड़े हों। खौफनाक और मुसलसल धमाकों से KGB-3 के हेडक्वार्टर की इमारत तिनकों की तरह उड़ती चली गई। मेजर ग्रूम को आखिरी एहसास यही हुआ था जैसे खौफनाक धमाकों के साथ उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो गए हों और फिर उसके हर किस्म के एहसास फना होते चले गए। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के चौथे हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।